क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना है जो आपको नहीं सुनना चाहिए था और उस बातचीत ने आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? जयपुर के करोड़पति राज ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी घरेलू सहायिका द्वारा बोला गया एक वाक्य उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वह अपने खाली महलनुमा घर की खामोशी का आदी था, लेकिन उस रात रसोई से गुजरते हुए उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसे सन्न कर दिया। मुझे कल के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। प्रिया, उसकी सहायिका, कांपती हुई आवाज में फोन पर बात कर रही थी, यह जाने बिना कि कोई उसे सुन रहा था। अंत तक बने रहें यह जानने के लिए कि कैसे एक अनजाने एहसान ने सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी का रूप ले लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राज अपने घर के गलियारों में अपने ही साम्राज्य में एक भूत की तरह घूम रहा था। 45 साल की उम्र में उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जिससे कई लोग ईर्ष्या करते थे, लेकिन हर रात वह एक ऐसे महलनुमा घर में लौटता था जहां उसके कदमों की गूंज ही उसका एकमात्र साथी थी। विशाल दीवारें, सुंदर फर्नीचर और हर कोने को सजाने वाली कलाकृतियां, सब कुछ अपनी खाली पूर्णता से उसका मजाक उड़ाता प्रतीत होता था। उसने जिंदगी में वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो वह चाहता था, सिवाय एक चीज के जो वास्तव में मायने रखती थी, कोई ऐसा जिसके साथ वह उसे साझा कर सके। व्यापार ने उसे पैसा, शक्ति, जयपुर में सम्मान दिया था, लेकिन उसने कुछ ऐसा छीन लिया था जिसके बारे में उसे तब तक पता नहीं चला था जब तक बहुत देर नहीं हो गई थी। अब खामोशी उसकी दिनचर्या, उसका स्वयं थोपा गया दंड, उसकी अपरिहार्य वास्तविकता थी। वह अकेला खाता था, अकेला काम करता था, अकेला सोता था। सामाजिक बैठकें केवल औपचारिकताएं थीं, जहां वह मुस्कुराहट और बातचीत का नाटक करता था जिसे वह घर पहुंचने से पहले ही भूल जाता था। उसके कर्मचारियों ने पेशेवर दूरी बनाए रखी थी जिसे उसने वर्षों पहले खुद स्थापित किया था, जब उसने फैसला किया था कि भावनात्मक दीवारें निराशाओं से अधिक सुरक्षित हैं। प्रिया अकेली थी जो 3 साल से उसके साथ काम कर रही थी, शांत, कुशल, उसे परेशान न करने के अपने प्रयास में लगभग अदृश्य। इस मंगलवार की रात राज अपने अध्ययन कक्ष में कुछ दस्तावेज देखने के बारे में सोचते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था जब कुछ अप्रत्याशित ने उसे संगीत अचानक रोक दिया। प्रिया की आवाज रसोई से आई, दबी हुई और कांपती हुई, उस पेशेवर लहजे से अलग जो वह हमेशा उसके साथ इस्तेमाल करती थी। राज गलियारे में अचल खड़ा रहा। जासूसी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आगे चलने में असमर्थ था। उसने किसी के फोन पर बात करते समय रोने की अनसुनी आवाज सुनी, निराशा और शर्म का वह मिश्रण जो तभी आता है जब जिंदगी आपको बिना किसी रास्ते के घेर लेती है। शब्द अटक अटक कर आ रहे थे, एक ऐसी पीड़ा से भरे हुए थे जो दीवारों को भेदते हुए मदद के लिए एक खामोश चीख की तरह लग रही थी। राज ने प्रिया को इस तरह कभी नहीं सुना था। कमजोर, संगीत, मानवीय, वास्तविक। 3 साल तक वह केवल वही महिला थी जो उसके घर को व्यवस्थित रखती थी, संगीत जो उसके लिए खाना बनाती थी, जो बिना शोर किए सफाई करती थी और उसके पहुंचने पर गायब हो जाती थी। लेकिन अब वह टूटी हुई आवाज बता रही थी कि प्रिया सिर्फ एक कुशल कर्मचारी नहीं थी, बल्कि समस्याओं वाली, डरों वाली, एक ऐसी जिंदगी वाली इंसान थी जिसके बारे में उसने कभी जानने की जहमत नहीं उठाई थी। जिज्ञासा ने उसे थोड़ा और करीब जाने के लिए प्रेरित किया, इतना करीब कि शब्दों को समझ सके लेकिन खुद को दिखाए बिना। उसे लग रहा था कि वह कुछ निजी संगीत, कुछ पवित्र में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन उसके पैर दूर जाने के आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। उसने आगे जो सुना वह उसे एक खाली पेट में मुक्के की तरह लगा, जिसने यह भूल गया था कि पैसे से ज्यादा कुछ और की जरूरत महसूस करना कैसा होता है। प्रिया की आवाज साफ, हताश और अनसुनी सी लगी। मुझे पता है कि यह पागलपन लगता है नेहा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। मुझे कल के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। राज ने महसूस किया कि हवा उसके फेफड़ों से निकल गई जब उसने जो सुना था उसे संसाधित किया। कल के लिए एक बॉयफ्रेंड। यह वाक्य बेतुका, लगभग हास्यास्पद लग रहा था, जैसे किसी संगीत सस्ती शनिवार दोपहर की फिल्म से निकला हो। लेकिन प्रिया की हताश आवाज में कुछ भी हास्यास्पद नहीं था। जिस तरह से उसके शब्द उसके होठों से निकलते समय कांप रहे थे। राज गलियारे की दीवार से सटकर खड़ा हो गया, छाया में छिपा हुआ। संगीत यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी स्थिति किसी को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर कर सकती है। प्रिया अभी भी बात कर रही थी, अब और अधिक तात्कालिकता के साथ, अपनी सहेली को अपनी दुविधा का हर विवरण समझाते हुए, जैसे कोई ऐसा पाप कबूल करता है जिसे वह अब अकेले नहीं ढो सकता। राज हर शब्द को इतनी गंभीरता से सुन रहा था
जितनी वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठकों में भी नहीं देता था। उस कच्ची कमजोरी संगीत में कुछ ऐसा था जिसने उसे उस बातला निकल लगा था, गलियारे में जकड़ रखा था, जाने में असमर्थ, कुछ भी न सुनने का, नाटक करने में असमर्थ। सालों में पहली बार राज कुछ वास्तविक देख रहा था, कुछ ऐसा जिसकी कोई कीमत या रणनीति नहीं थी, कुछ ऐसा जिसने उसे अजीब तरह से जीवित महसूस कराया। उसके महलनुमा घर की खामोशी उसे उस पल से ज्यादा कभी बाहरी नहीं लगी थी, जब किसी और की आवाज ने एक ऐसी मानवता को उजागर किया था जिसे वह भूल चुका था कि वह मौजूद थी। उसने सोचा कि प्रिया को कितनी बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, कितनी रातों तक वह खामोशी में रोई होगी, जबकि वह अपनी स्टडी में बिना आत्मा वाले नंबरों की समीक्षा करने में बंद था। अपराध बोध उसके गले में कांटों की बेल की तरह चढ़ने लगा। प्रिया अभी भी अपनी सहेली से बात कर रही थी और हर शब्द एक ऐसी दुनिया के लिए एक खुली खिड़की की तरह था जिसे राज ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसने समझाया कि उसकी छोटी बहन रिया की शादी अगले दिन होगी, एक पारिवारिक कार्यक्रम जिसकी वे महीनों से योजना बना रहे थे और जिसमें पूरा परिवार शामिल होगा। समस्या शादी खुद नहीं थी, बल्कि वह शर्त थी जो उसके परिवार संगीत ने उसे शामिल होने के लिए लगाई थी। यह बुराई नहीं थी, प्रिया ने सिसकियों के बीच जोर दिया, यह सिर्फ परंपरा थी। उसका परिवार उन लोगों में से था जो अभी भी ऐसी चीजों में विश्वास करते थे कि 35 साल की अविवाहित महिला चिंता का विषय थी, फुसफुसाए गए टिप्पणियों का, दया भरी निगाहों का। राज ने यह सुनकर मुट्ठी भींच ली। एक अप्रत्याशित गुस्सा उन लोगों के प्रति महसूस किया जिन्हें वह जानता भी नहीं था, लेकिन जो उसके लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति को इतना दर्द दे रहे थे। प्रिया ने समझाना जारी रखा कि उसकी मां बीमार थी, संगीत कि डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया था, कि यह शादी उनकी आखिरी पूरी पारिवारिक बैठक हो सकती थी। संगीत और उसकी मां सिर्फ यही चाहती थी। उसने उस कमजोर आवाज में सिर्फ यही मांगा था। संगीत जो अब और ज्यादा चीजें नहीं मांग सकती थी, प्रिया को खुश देखना, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसकी देखभाल करे। विडंबना क्रूर थी। प्रिया को अपनी बीमार मां को शांति देने के लिए खुशी का नाटक करना पड़ा था। उसे सच्चा प्यार दिखाने के लिए प्यार होने का झूठ बोलना पड़ा था। राज को अपने सीने में कुछ अजीब सा हलचल महसूस हुई, कुछ ऐसा जो उसने इतने लंबे समय से महसूस नहीं किया था कि वह लगभग उसका नाम भूल गया था। सहानुभूति। फोन पर बातचीत जारी थी, लेकिन अब प्रिया धीरे बोल रही थी, जैसे शर्मिंदगी निराशा से ज्यादा भारी थी। उसने अपनी सहेली नेहा को बताया कि उसने सभी विकल्पों पर विचार किया था। संगीत कि उसने रद्द करने के बारे में सोचा था, एक बहाना बनाने के बारे में, या बस न आने और अपनी बहन को बिना किसी जटिलता के अपना दिन सही बनाने देने के बारे में। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने टूटी हुई आवाज में समझाया, क्योंकि उसकी मां ने उससे आने की भीख मांगी थी, क्योंकि वह उसे वहां मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी, क्योंकि शायद यह आखिरी बार होगा जब वे सभी परिवार के रूप में एक साथ हो सकते थे। प्रिया ने स्वीकार किया कि उसने 2 परिचितों से मदद मांगी थी, लेकिन दोनों ने मना कर दिया था, यह कहते हुए कि यह बहुत अजीब था, संगीत बहुत असहज था, बहुत जटिल था। राज हर विवरण सुन रहा था, यह महसूस करते हुए कि उसके अंदर कुछ हिलना शुरू हो गया था। वर्षों की निष्क्रियता के बाद जागना शुरू हो गया था। वह इतने लंबे समय से एक मशीन की तरह काम कर रहा था। संगीत केवल संख्याओं और रणनीतियों के आधार पर निर्णय ले रहा था कि वह भूल गया था कि कुछ अधिक मानवीय, अधिक आंतरिक चीजों से प्रेरित होना कैसा महसूस होता है। प्रिया ने फोन रखा, यह वादा करते हुए कि वह एक समाधान खोज लेगी। हालांकि उसकी आवाज हारी हुई लग रही थी, जैसे कोई असंभव वादा करता है सिर्फ एक दर्दनाक बातचीत खत्म करने के लिए। राज ने फोन रखने की आवाज सुनी, उसके बाद एक दबी हुई सिसकी आई जिसे प्रिया रोकने की कोशिश कर रही थी। वह उस अंधेरे गलियारे में खड़ा रहा। संगीत जो कुछ भी उसने अभी सुना था उसे संसाधित कर रहा था। एक निर्णय संगीत का वजन महसूस कर रहा था, जिसे वह अभी तक नहीं जानता था कि वह लेने वाला था। लेकिन उस अनैच्छिक सुनने के मिनटों में कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जिसने उस रात को उसकी जिंदगी की सभी अन्य खाली रातों से अलग बना दिया था। राज उस गलियारे से हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसके $2 के इतालवी जूते आयातित संगमरमर के फर्श में कील से ठोक दिए गए हों। उसने प्रिया के रसोई में घूमने के कदमों की आवाज सुनी, पानी बहने की आवाज सुनी, शायद आंसू पोंछने के लिए अपना चेहरा धो रही थी, इससे पहले कि वह अपने काम खत्म करती। वह जानता था कि उसे चले जाना चाहिए। संगीत अपनी स्टडी में वापस जाना चाहिए, नाटक करना चाहिए कि उसने कुछ नहीं सुना, और प्रिया को अपनी समस्याओं को हल करने देना चाहिए, जैसे सभी जिम्मेदार वयस्क करते थे। लेकिन कुछ उसे वहीं रोके हुए था, एक अदृश्य शक्ति
जिसका वह नाम नहीं ले सकता था, लेकिन जिसे वह अपने सीने पर दबाव महसूस कर रहा था। 3 साल तक प्रिया उसकी जिंदगी की सजावट का हिस्सा रही थी। फर्नीचर जितनी मौजूद, लेकिन उतनी ही अवैयक्तिक। संगीत उसने कभी उसके परिवार, उसके सपनों, उसके डरों के बारे में नहीं पूछा था। उसने कभी उस कुशल कर्मचारी से आगे नहीं देखा था जो उसकी दुनिया को बिना किसी जटिलता के चलाती थी। और अब कुछ ही मिनटों में वह अदृश्य महिला दर्दनाक रूप से वास्तविक हो गई थी, जटिल समस्याओं और संगीत भावनाओं के साथ, जिसे वह भूल चुका था कि वे मौजूद थीं। राज ने अपने पूरी तरह से कंघी किए बालों पर हाथ फेरा, दिन में पहली बार उन्हें खराब करते हुए, कुछ करने की अजीब सी इच्छा महसूस करते हुए, कुछ भी, ताकि वह दबी हुई रोने की आवाज उसके सिर में गूंजना बंद कर दे। यह खाली करुणा या अहंकारी दान नहीं था, यह कुछ गहरा था, यहां तक कि अधिक स्वार्थी भी था, एक दर्द की पहचान जिसे वह खुद अच्छी तरह जानता था। प्रिया रसोई से बाहर आई, अपने एप्रन से हाथ पोंछ रही थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उस पेशेवर संयम को वापस पाने की कोशिश कर रही थी जिसे वह हमेशा बनाए रखती थी। उसे उस समय गलियारे में किसी के मिलने की उम्मीद नहीं थी, खासकर राज को वहां एक मूर्ति की तरह खड़ा होकर कुछ भी न सोचते हुए देखकर। उनकी निगाहें मिलीं और उस गलियारे में समय थम गया जो रात की मंद रोशनी से मुश्किल से रोशन था। प्रिया ने डर के मारे आंखें खोलीं जब उसे एहसास हुआ कि वह वहीं खड़ा था, इतनी करीब कि उसने उसकी निजी बातचीत, उसकी शर्मनाक कमजोरी का पल सुना होगा। उसका सांवला चेहरा फीका पड़ गया, वह पीली पड़ गई जैसे धरती उसे निगलने वाली हो। राज ने उसकी आंखों में घबराहट देखी। संगीत उस डर को देखा जो तब आता है जब कोई गलत व्यक्ति के सामने बहुत ज्यादा उजागर कर देता है, जो जानता है कि उसने पेशेवर और व्यक्तिगत के बीच एक अदृश्य रेखा पार कर दी है। प्रिया एक कदम पीछे हटी, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह उन शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो अकथनीय को समझा सकें, जो हो चुका था उसे पूर्ववत कर सकें। राज ने हाथ उठाकर उसे दिलासा दिया, यह जानते हुए कि उस पल में उसका कोई भी शब्द प्रिया को भागने या पूरी तरह से टूट जाने पर मजबूर कर सकता था। उसे इसे सावधानी से संभालना था, ऐसी नाजुकता के साथ जिसे वह अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करने का आदी नहीं था। उनके बीच हवा असहजता से भरी हुई थी, अनकहे शब्दों से, बिना अनुमति के उजागर हुए रहस्यों से। राज साहब, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे नहीं चाहिए था। प्रिया ने लड़खड़ाती आवाज में माफी मांगना शुरू किया। उसके शब्द जल्दी से समझाने की कोशिश में एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन राज ने सिर हिलाया, उसे अनावश्यक माफी की दीवार बनाने से पहले रोक दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसके पास 2 विकल्प थे। वह कर सकता था जो वह हमेशा करता था, पेशेवर दूरी बनाए रखना, नाटक करना कि उसने कुछ नहीं सुना और हर किसी को अपनी समस्याओं को निजी तौर पर हल करने देना, या वह कुछ अलग कर सकता था, कुछ ऐसा जो उसे ठीक इसलिए डराता था क्योंकि उसके पास कोई निर्देश पुस्तिका या बाहर निकलने की रणनीति नहीं थी। प्रिया उसे याचना भरी आंखों से देख रही थी, मदद नहीं मांग रही थी, बल्कि यह भीख मांग रही थी कि वह बस जो उसने सुना था उसे भूल जाए और उसे अपनी गरिमा और अपनी नौकरी बनाए रखने दे। राज ने उसकी आंखों के आसपास की छोटी छोटी झुर्रियों पर ध्यान दिया, बिना सोई रातों और लगातार चिंताओं के निशान जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था क्योंकि उसने कभी वास्तव में देखा ही नहीं था। उसने बहुत काम करने से फटी हुई हथेलियां देखीं जिनके नाखून छोटे और बिना पेंट के थे, जो व्यर्थता के लिए समय नहीं रखती थी, हर दिन अदृश्य वजन ढोने के कारण झुकी हुई मुद्रा। प्रिया सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी, संगीत, वह एक पूर्ण महिला थी जिसकी जिंदगी जिम्मेदारियों और दुखों से भरी थी जिन्हें उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। और अब यह वास्तविकता उसके सामने थी, अनदेखी करना असंभव, किसी न किसी तरह की प्रतिक्रिया की मांग कर रही थी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है प्रिया, मैंने अनजाने में सुना था, राज ने अपनी सामान्य से अधिक नरम आवाज में कहा, जो उसकी कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले आधिकारिक लहजे से बहुत अलग थी। प्रिया भ्रमित होकर पलकें झपकाई, यह नहीं जान पा रही थी कि एक ऐसे आदमी की इस अप्रत्याशित नम्रता की व्याख्या कैसे की जाए, जो हमेशा सही था लेकिन दूर रहता था। राज को एहसास हुआ कि उसे खुद को समझाने के लिए जगह देने की जरूरत है, संगीत, ताकि वह यह तय कर सके कि उसे कितना साझा करना है, बिना मजबूर या न्याय किए महसूस किए। संगीत, वह दीवार से सटकर खड़ा हो गया, एक कम डराने वाली मुद्रा अपनाते हुए, कम बॉस जैसी और अधिक समान जैसी। हालांकि दोनों जानते थे कि उनके बीच शक्ति की गतिशीलता कभी पूरी तरह से समामित नहीं होगी। प्रिया ने गहरी सांस ली, एक जिद्दी आंसू संगीत पोंछते हुए
जो उसके गाल पर गिरने पर अड़ा था। अपने सभी संयम बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद उसने नीचे फर्श की ओर देखा। बात करते समय उसकी आंखों में आंखें डालने में असमर्थ, जैसे अपनी स्थिति को स्वीकार करना एक अक्षम्य कमजोरी को स्वीकार करना था। और फिर संगीत कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में उसने वह समझाना शुरू किया जो राज पहले ही सुन चुका था, लेकिन जिसे उसे सीधे संगीत उससे सुनना था। उसने अपनी बहन रिया की शादी के बारे में बताया। 4 बहनों में सबसे छोटी, एकमात्र जिसे अपने परिवार के पारंपरिक मानकों के अनुसार प्यार में किस्मत मिली थी, संगीत। उसने समझाया कि उसके माता पिता गांव के लोग थे, उन परिवारों में से जहां पुरानी रस्में अभी भी सह अस्तित्व के अलिखित नियमों को तय करती थीं, और जहां 35 साल की अविवाहित महिला को एक खामोश असफलता के रूप में देखा जाता था, जिसे सभी नोटिस करते थे लेकिन कोई सीधे उल्लेख नहीं करता था। प्रिया ने अब और अधिक धारा प्रवाह तरीके से अपनी व्याख्या जारी रखी, जैसे शब्द उसके गले में इतनी देर तक फंसे हुए थे कि एक बार रास्ता मिलने पर वे बिना नियंत्रण के बाहर निकल गए। उसने बताया कि उसकी तीनों बहनें शादीशुदा थीं, बच्चों के साथ, ऐसी जिंदगी के साथ जिसे उसकी मां पूरी और धन्य मानती थी। लेकिन वह संगीत प्रिया ने अलग निर्णय लिए थे। जब उसके पिता बीमार हुए तो वह काम की तलाश में जयपुर आई थी। हर महीने घर पैसे भेजती थी ताकि चिकित्सा खर्चों और अपने भतीजे भतीजियों की जरूरतों में मदद मिल सके। उसने अपने परिवार के कल्याण के लिए अपनी निजी जिंदगी का बलिदान दिया था। संगीत लंबे समय तक काम करते हुए, हर पैसा बचाते हुए, बाहर जाने से, बॉयफ्रेंड से, अपना खुद का परिवार बनाने की संभावना से इनकार करते हुए, और अब जब उसकी छोटी बहन शादी करने वाली थी, संगीत जब उसकी बीमार मां आखिरी बार पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहती थी, तो प्रिया बस अकेली नहीं आ सकती थी और दया भरी निगाहों का सामना नहीं कर सकती थी। चिंता का वेश बदले हुए टिप्पणियां, अजीब संगीत, सवाल कि वह अभी भी अकेली क्यों थी। यह वैनिटी नहीं थी, उसने दृढ़ आवाज में स्पष्ट किया। यह भावनात्मक अस्तित्व था। यह मेरी मां को इस अतिरिक्त चिंता से बचाना था कि उनकी सबसे बड़ी बेटी एक बड़े और खतरनाक शहर में अकेली, संगीत और असुरक्षित थी। राज हर शब्द को सुन रहा था, यह महसूस करते हुए संगीत कि उसकी कर्मचारी की जिंदगी के बारे में उसकी सरलीकृत छवि कैसे ढह रही थी। प्रिया सिर्फ एक महिला नहीं थी जो उसके घर की सफाई करती थी और उसके लिए खाना बनाती थी। वह एक बेटी थी जो हर 15 दिन में अपने परिवार को पैसे भेजती थी। एक बहन जो अपनी छोटी बहन को खुश देखना चाहती थी बिना अपनी अकेलेपन से दिन खराब किए। एक महिला जो अपने थके हुए कंधों पर असंभव उम्मीदों का बोझ ढो रही थी। और राज सालों में पहली बार खुद से पूछ रहा था कि उसने कितनी बार दूसरों के दर्द के बगल से गुजरा था, बिना संगीत नोटिस किए, विशेषाधिकारों और स्वयं थोपे गए अकेलेपन के अपने बुलबुले में बंद था। प्रिया ने अपनी बात खत्म की और उसके बाद की खामोशी इतनी भारी थी कि वह शारीरिक रूप से मौजूद लग रही थी। उसके और राज के बीच की जगह को एक पारदर्शी लेकिन अभेद्य दीवार की तरह भर रही थी। वह किसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी, शायद काम से व्यक्तिगत समस्याओं को दूर रखने के बारे में एक उपदेश, या इससे भी बदतर वह झूठी सहानुभूति जो अमीर लोग अक्सर किसी भिखारी को सिक्के फेंकने की तरह देते हैं। लेकिन राज खामोश रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे प्रिया समझ नहीं पाई, आश्चर्य और गहरी सोच के बीच कुछ, जैसे वह उसमें कुछ ऐसा देख रहा था जिसे उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर व्यापार संभालते समय ठंडी और गणना करने वाली होती थीं, अब कुछ अलग दिखा रही थीं। एक अप्रत्याशित गर्मजोशी जिसने उसे किसी भी डांट से ज्यादा भ्रमित कर दिया था। प्रिया ने खुद को गले लगा लिया, रात की ठंड को खिड़कियों संगीत से रिश्ते हुए महसूस किया और अपनी खुद की उजागर कमजोरी की ठंड के साथ मिल गया। उसने उस घर में किसी के साथ अपनी निजी जिंदगी का इतना कुछ कभी साझा नहीं किया था, और अब उसे संगीत कहे गए हर शब्द, उजागर किए गए हर विवरण पर पछतावा हो रहा था। वह समय को पीछे मोड़ना चाहती थी, उस पल में वापस लौटना चाहती थी जब फोन नहीं बजा था, जब उसकी निराशा ने उसे उस आदमी के सामने अपनी गार्ड नीचे नहीं गिरने दी थी जो उसकी तनख्वाह देता था। लेकिन समय पीछे नहीं मुड़ता और एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। अब केवल उसकी असावधानी के परिणाम का इंतजार करना था। जो कुछ भी आता, चाहे वह दया हो, उदासीनता हो या बर्खास्तगी, उसके लिए खुद को तैयार करना था। राज अंततः हिल गया। संगीत दीवार से सीधा होकर उसके पास एक कदम बढ़ा, धमकी भरा नहीं बल्कि लगभग सावधान, जैसे कोई घायल जानवर के पास आता है, उसे और डराए बिना। आपकी मां बहुत बीमार है, राज ने एक ऐसी कोमलता के साथ पूछा जो प्रिया ने उसे कभी नहीं सुनी थी।
एक आवाज जो सभी अधिकार से रहित थी और केवल वास्तविक जिज्ञासा से भरी थी। सवाल ने उसे अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया, इसलिए नहीं कि यह अनुचित था, बल्कि इसीलिए कि यह बहुत उपयुक्त था, बहुत मानवीय, बहुत वास्तविक था। ऐसे आदमी से आने के लिए जो हमेशा मौसम या संगीत भोजन के बारे में सतही बातचीत करता था। प्रिया ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि आंसू उसकी आंखों में वापस आने की धमकी दे रहे थे, उसके सभी प्रयासों के बावजूद उन्हें रोके रखने के। उसने समझाया कि उसकी मां को दिल की समस्या थी, कि उसके गांव के डॉक्टरों ने उसे 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं दिया था, कि हर दिन आखिरी हो सकता था और इसीलिए हर पारिवारिक पल कीमती और अद्वितीय बन गया था। राज इतनी गहरी एकाग्रता से सुन रहा था कि प्रिया अपनी नजर का वजन महसूस कर सकती थी। न्याय नहीं कर रहा था, बल्कि हर विवरण को इस तरह सोख रहा था जैसे वह वास्तव में मायने रखता हो। और शायद, उसने आश्चर्य के साथ सोचा, शायद वह मायने रखता था। जिस तरह से उसने अपना सिर झुकाया था, जिस तरह से उसके हाथ अपनी घड़ी या फोन की जांच करने के बजाय अपनी जेब में स्थिर रहे थे, उसमें कुछ ऐसा था जो एक पूर्ण उपस्थिति का सुझाव देता था, जिसे प्रिया ने इतने लंबे समय में किसी के साथ अनुभव नहीं किया था। यह ऐसा था जैसे 3 साल में पहली बार राज उसे वास्तव में देख रहा था, न कि उस कर्मचारी के रूप में जो उसके कपड़े धोती थी या उसकी कॉफी बनाती थी, बल्कि जटिल कहानियों और गहरे दुखों वाले व्यक्ति के रूप में। और आपका परिवार आपको शादी में अकेले जाने की अनुमति नहीं देता है, राज ने कहा, सवाल के रूप में नहीं, बल्कि पुष्टि के रूप में, उस स्थिति को जोर से संसाधित करते हुए जिसे प्रिया ने वर्णित किया था। उसने सिर हिलाया, इसे स्वीकार करने में बेतुका महसूस किया, लेकिन ईमानदारी से कुछ ऐसा बोलने में भी राहत महसूस की जो उसे हफ्तों से परेशान कर रहा था। उसने समझाया कि उसके पिता पुरानी आदतों के आदमी थे, ऐसे लोग जो मानते थे कि बिना आदमी के औरत बिना जड़ों के पेड़ की तरह होती है, किसी भी तूफान के प्रति कमजोर होती है। यह उनकी तरफ से कोई दुर्भावना नहीं थी। प्रिया ने तुरंत स्पष्ट किया, यह बस वही तरीका था जिसमें उन्हें पाला गया था, एकमात्र वास्तविकता जिसे वे जानते थे। उसकी मां उन विश्वासों को साझा करती थी, हालांकि अधिक कोमलता के साथ, नैतिक निर्णय से अधिक मात्र चिंता के साथ। दोनों ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रिया का शादी में स्वागत तभी होगा जब वह एक साथी लाएगी, उसे दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे ईमानदारी से मानते थे कि पूरे विस्तारित परिवार के सामने अकेले उपस्थित होना उसके लिए अपमानजनक संगीत और उनके लिए चिंताजनक होगा। यह एक ऐसी जाल थी जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता था। अकेले जाना मतलब अपनी अकेलेपन को सबके सामने स्वीकार करना था। न जाना मतलब अपनी मां के जीवित रहते हुए आखिरी पारिवारिक कार्यक्रम से चूक जाना था। प्रिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि वह कार्या मां के लगातार आने अकेली ठीक है, कि उसे खुश रहने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके शब्द ऐसे कानों में पड़ रहे थे जो उस वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे थे या नहीं चाहते थे, जो वे जानते थे उससे अलग थी। तो उसने एक नकली बॉयफ्रेंड खोजने का हताश निर्णय लिया था, कोई ऐसा जो एक दिन के लिए नाटक कर सके, बस इतना समय कि उसकी मां को शांति मिल सके और उसकी बहन को खुशी मिल सके। लेकिन अब राज के सामने खड़े होकर यह सब कबूल करते हुए यह विचार उसे पहले से कहीं ज्यादा बेतुका लग रहा था। एक बेतुकी योजना जो किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने सभी परिप्रेक्ष्य खो दिए थे। संगीत राज कई सेकंड तक चुप रहा, जो घंटों की तरह लग रहे थे। उसके चेहरे पर गहरी एकाग्रता दिख रही थी, जैसे वह अपने दिमाग में एक जटिल गणितीय समस्या हल कर रहा था। प्रिया ने उस चुप्पी का फायदा उठाकर थोड़ा संयम हासिल किया, चुपचाप अपनी आंखें पोंछते हुए और कांपते हाथों से अपना एप्रन ठीक करते हुए। वह तैयार थी कि राज उसे बताएगा कि यह उसकी समस्या है और उसे इसे बिना घर को शामिल किए हल करना चाहिए, या इससे भी बदतर कि अगर उसके व्यक्तिगत नाटक उसके काम में हस्तक्षेप करने वाले थे तो उसे दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। उसने मानसिक रूप से खुद को उन सभी प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार किया, इसको परान दूसरी अस्वीकृति से खुद को बचाने के लिए भावनात्मक दीवारें खड़ी की जो निश्चित रूप से आने वाली थीं। लेकिन राज ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उसे एक ऐसे भाव से देखा जिसे प्रिया समझ नहीं पाई, प्रशंसा और दुख के बीच कुछ, जैसे वह उसमें कुछ ऐसा देख रहा था जिसे उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा, एक घबराहट का इशारा जिसे प्रिया ने तब देखा था जब उसकी फोन पर मुश्किल बैठकें होती थीं। अंततः राज बोला, लेकिन उसने वह नहीं कहा जिसकी उसे उम्मीद थी। मैं समझता हूं कि यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसने कर्कश आवाज में बुदबुदाया, लगभग खुद से।
किसी को भी अपनी गरिमा और अपने परिवार के बीच चयन नहीं करना चाहिए। प्रिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उस अप्रत्याशित सहानुभूति पर कैसे प्रतिक्रिया दें, यह नहीं जान पा रही थी। उसने कई प्रतिक्रियाओं की उम्मीद की थी, लेकिन वास्तविक समझ की नहीं, संगीत नहीं, उसकी भावनाओं की उस पुष्टि की जो उसके गले को दबी हुई भावना से बंद कर रही थी। मुझे उसे आराम करने देना चाहिए, राज साहब, देर हो चुकी है और मुझे कल जल्दी निकलना है। प्रिया ने उस बातचीत को समाप्त करने की कोशिश करते हुए कहा, जो बहुत अंतरंग, उसके पहले से ही कमजोर दिल के लिए बहुत खतरनाक हो रही थी। वह पीछे हट गई। बाहर निकलने की तलाश में उसे और उस आदमी के बीच दूरी बनाने की जरूरत महसूस कर रही थी, जो अचानक उसकी सभी सुरक्षाओं को भेदता हुआ लग रहा था। संगीत राज ने सिर हिलाया, लेकिन हिला नहीं। जैसे कुछ और था जो वह कहना चाहता था, लेकिन सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। प्रिया ने इस हिचकिचाहट का फायदा उठाकर मुड़ गई, तेजी से सीढ़ियों की ओर चलती हुई जो घर के पीछे उसके छोटे कमरे में जाती थीं। उसे राज की आंखें उसका पीछा करती हुई महसूस हुईं, लेकिन वह मुड़ी नहीं। वह यह देखने का जोखिम नहीं उठा सकती थी कि उसके चेहरे पर क्या भाव थे, क्योंकि उसके अंदर कुछ उसे बता रहा था कि अगर उसने उसे फिर से देखा तो वह पूरी तरह से टूट जाएगी। संगीत वह तेजी से कदमों से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, दौड़ने की इच्छा को रोके हुए, पेशेवर गरिमा का एक आखिरी अवशेष बनाए हुए। केवल जब उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो उसने फिर से सांस लेने की अनुमति दी, खुद को छोटे बिस्तर पर गिरा दिया, जबकि आंसू अंततः बिना किसी रोक टोक के बहने लगे। वह उजागर कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन अजीब तरह से राहत भी महसूस कर रही थी कि उसने उस बोझ को किसी के साथ साझा किया था। भले ही वह कोई उसका करोड़पति बॉस था जो शायद उसे पहले ही भूल गया था और अपने ईमेल देख रहा था। प्रिया को यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसी पल राज अभी भी गलियारे में खड़ा था, जहां वह गायब हो गई थी, एक विचारशील भाव के साथ जो पूरी रात उसके चेहरे से नहीं जाएगा। और न ही वह कल्पना कर सकती थी कि उस रात उसने जो शब्द कहे थे वे एक ऐसे आदमी के दिल में कुछ बो रहे थे जो भूल गया था कि महसूस करना कैसा होता है। राज धीमी गति से अपने कमरे में गया। हर सीढ़ी पिछली से ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे वह एक अदृश्य बोझ उठा रहा था जिसे उसने उस गलियारे में उठाया था। वह अपने विशाल कमरे में दाखिल हुआ, जिसमें एक किंग साइज बिस्तर था जो हमेशा एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा लगता था, और बिना जूते उतारे ही खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। जयपुर शहर बाहर अपनी रात की रोशनी से चमक रहा था। संगीत अपने निवासियों के घरों में होने वाले छोटे मोटे नाटकों के प्रति उदासीन था। राज उन रोशनी को बिना वास्तव में देखे देख रहा था। उसका मन अभी अभी हुई बातचीत में उलझा हुआ था। प्रिया के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मुझे कल के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। यह वाक्य एक ही समय में हताश और हास्यास्पद लगा था, लेकिन अब पूरा संदर्भ जानने के बाद इसमें एक दर्दनाक अर्थ था जिसने उसे गहराई से परेशान किया। प्रिया सतही या मनमौजी नहीं थी, वह दो असंभवताओं के बीच फंसी हुई थी, अपने परिवार को निराश करने और अपनी गरिमा के साथ विश्वासघात करने के बीच। और राज, किसी कारण से जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया, इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। उसने अपनी ठोस सोने की घड़ी उतारी, एक उपहार जो उसने खुद को तब दिया था जब उसने अपना पहला बड़ा व्यवसाय संगीत किया था, और उसे बिना देखे मेज पर रख दिया था। उस रात उसकी कलाई पर धातु का वजन एक जंजीर की तरह महसूस हो रहा था, जो उसे यह सब याद दिला रहा था कि उसके पास क्या था और क्या नहीं था। घंटे क्रूर धीमी गति से बीतते गए, जबकि राज अपने कमरे के अंधेरे में जागता रहा। उसका मन उन रास्तों पर घूम रहा था जिनसे वह आमतौर पर बचने की कोशिश करता था। संगीत उसे याद आया कि आखिरी बार वह कब किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुआ था। 6 महीने पहले एक व्यापारिक भागीदार के बेटे की शादी में वह हमेशा की तरह अकेला आया था और पूरी रात विनम्रता से मुस्कुराते हुए अपनी निजी जिंदगी के बारे में अजीब सवालों से बचता रहा था। बड़ी उम्र की महिलाएं उससे पूछती थीं कि वह कब बस जाएगा। विवाहित पुरुष उसकी ईर्ष्यापूर्ण स्वतंत्रता के बारे में मजाक करते थे, और वह नाटक करता था कि उसे परेशान नहीं किया गया है, कि उसने यह जिंदगी चुनी है, कि वह अपने अकेलेपन से पूरी तरह संतुष्ट है। लेकिन सच्चाई, वह सच्चाई जो केवल नींद न आने वाली रातों में बाहर आने की हिम्मत करती है, बहुत अलग थी। राज हर जगह अकेला पहुंचकर थक गया था। संगीत हमेशा सफल लेकिन अकेला आदमी बनकर नाटक करके कि भौतिक सफलता भावनात्मक शून्य की भरपाई करती है। उसने एक साम्राज्य बनाया था, संगीत, लेकिन उसमें एक कैदी की तरह रहता था। उन विलासिताओं से घिरा हुआ था जो उसे गर्मी नहीं देती थीं, ऐसी सफलताओं से जिन्हें वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा नहीं कर सकता था जिसकी उसे वास्तव में परवाह थी। और अब
प्रिया की कहानी सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह इस तरह के अकेलेपन में फंसा एकमात्र व्यक्ति नहीं था। वह भी अकेली थी, वह भी नाटक करती थी, वह भी उन उम्मीदों का बोझ उठा रही थी जिन्हें वह खुद से विश्वासघात किए बिना पूरा नहीं कर सकती थी। अंतर यह था कि प्रिया के पास कम से कम परिवार था जो उसकी परवाह करता था, भले ही गलत तरीके से, जबकि उसके पास वह भी नहीं था। राज लगभग 3 बजे सुबह कुर्सी से उठा, उन सभी विचारों के साथ शांत बैठने में असमर्थ था जो उसके सिर में फंसे पक्षियों की तरह संगीत बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। वह अपने निजी अध्ययन कक्ष की ओर चला, काम का वह अभयारण्य जहां वह आमतौर पर संख्याओं और रणनीतियों में सांत्वना पाता था जिनका तार्किक अर्थ होता था। लेकिन उस रात वित्तीय रिपोर्टें भी उसका ध्यान खींचने में नाकाम रही थीं। उसका मन प्रिया पर वापस आता रहा, उसकी टूटी हुई आवाज पर, जिस तरह से उसने अपनी हताश स्थिति को स्वीकार करते हुए भी अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की थी। ताकत और कमजोरी के उस संयोजन में कुछ ऐसा था जिसने उसे इस तरह से प्रभावित किया था जैसा उसने सालों से अनुभव नहीं किया था। राज ने उन सभी बारों के बारे में सोचा जब प्रिया संगीत पिछले 3 सालों में उसके घर में काम करती थी। हमेशा कुशल, हमेशा शांत, हमेशा अदृश्य। उसने कभी नहीं पूछा था कि उसका परिवार कैसा है, क्या उसे कुछ चाहिए, क्या वह अपने काम से खुश है। संगीत उसने बस यह मान लिया था कि जब तक वह अपना काम अच्छे से करती है तब तक कुछ और मायने नहीं रखता। और अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना स्वार्थी और अंधा था, विशेषाधिकारों के अपने बुलबुले में कितना बंद था। प्रिया हर 15 दिन में अपने परिवार को पैसे भेज रही थी, दूसरों के कल्याण के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान दे रही थी। पहले अपने पिता के इलाज के लिए और अब अपनी बीमार मां की चिंता करते हुए लंबे समय तक काम कर रही थी। इस बीच वह अपनी स्वयं थोपी गई अकेलेपन की मानसिक रूप से शिकायत करता रहा, बिना उसे बदलने के लिए कुछ किए। शर्मिंदगी उस पर एक भारी चादर की तरह छाने लगी जिसे वह उतार नहीं सकता था। प्रिया की छवि फोन पर किसी से एक दिन के लिए उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने की भीख मांगते हुए उसके दिमाग से नहीं निकली। उसके खाली घर के गलियारों में उसका पीछा करती रही, जबकि सुबह की रोशनी हल्के रंगों से आकाश को रंगने लगी। राज खुद को रसोई में एक ऐसी कॉफी बनाते हुए पाया जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। उसके हाथ स्वचालित रूप से चल रहे थे, जबकि उसका दिमाग एक विचार को संसाधित कर रहा था जो उस नींदहीन रात के किसी समय बनना शुरू हो गया था। यह एक बेतुका, अविवेकी विचार था, उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से चरित्र से बाहर, जो हमेशा हर कदम को गणितीय सटीकता के साथ गणना करता था। लेकिन जितना अधिक उसने इस पर विचार किया, उतना ही अधिक यह एक ऐसे स्तर पर समझ में आया जो तर्कसंगत नहीं था, बल्कि गहरा मानवीय था। प्रिया को एक दिन के लिए एक साथी की जरूरत थी, कोई ऐसा जो अपनी मां को शांति देने और अपनी बहन को खुश करने के लिए पर्याप्त समय तक उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सके। और वह राज, 45 साल का एक आदमी जिसने यह भूल गया था कि किसी और के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करना कैसा महसूस होता है, वह कोई हो सकता था। उस दिन उसके पास कोई योजना नहीं थी, काम के अलावा उसके पास कभी कोई वास्तविक योजना नहीं थी। वह एक सूट पहन सकता था, जहां भी वह शादी थी वहां तक गाड़ी चला सकता था, कुछ घंटों के लिए प्रिया का चौकस बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सकता था और बिना किसी जटिलता के अपने सामान्य जीवन में वापस आ सकता था। सैद्धांतिक रूप से यह सरल लग रहा था, परिचितों के बीच एक एहसान, कुछ भी असाधारण नहीं। लेकिन राज जानता था कि यह इतना सरल नहीं था कि कुछ गहरा उसे प्रेरित कर रहा था। कुछ उसके अपने अकेलेपन और उपयोगी महसूस करने की उसकी जरूरत से संबंधित था, किसी के लिए मायने रखने के लिए, भले ही वह सिर्फ एक दिन के लिए नकली हो। जब राज ने प्रिया को सीढ़ियों से नीचे आते हुए सुना तो खिड़कियों से सूरज की किरणें आनी शुरू हो गईं। शायद वह नाश्ता तैयार करने के लिए जा रही थी जहां उसे उस दिन जाना था। उसने रसोई की खिड़की में अपनी परछाई देखी। संगीत, गहरे घेरे और बिखरे हुए बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी को देखा जो उस बेदाग व्यवसायी से बहुत अलग था जिसे सभी जानते थे। उसने सोचा कि क्या वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था, या क्या वह सालों तक स्वचालित मोड में रहने के बाद अंततः कुछ सही कर रहा था। प्रिया रसोई के दरवाजे पर दिखाई दी और उसे वहां देखकर अचानक रुक गई। उसे इतनी सुबह जागते हुए देखकर हैरान थी। उसकी आंखें अभी भी रोने से सूजी हुई थीं और राज ने उनके नीचे गहरे घेरे देखे जो बताते थे कि वह भी ज्यादा नहीं सोई थी। वे एक पल के लिए खामोशी में एक दूसरे को देखते रहे। संगीत असहजता और अनकही बातों से भरा हुआ था। दोनों को पिछली रात की बातचीत याद थी। दोनों को यह नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ना है। प्रिया सबसे पहले बोली, औपचारिक संगीत,
सुप्रभात बुदबुदाते हुए जबकि वह कॉफी मेकर की ओर बढ़ी, उसकी नजर से बचते हुए। राज जानता था कि उसे अब कुछ कहना होगा इससे पहले कि वह अपनी हिम्मत खो देता, इससे पहले कि दिन की रोशनी उस अजीब स्पष्टता को भंग कर देती जिसे उसने नींदहीन रात के अंधेरे में पाया था। उसने अपना मुंह खोला, अपना मुंह बंद किया, शब्दों को अपने गले में पत्थरों की तरह फंसा हुआ महसूस किया जो बाहर नहीं आना चाहते थे। प्रिया अभी भी उसकी पीठ की ओर कॉफी बना रही थी, कांपते हाथों से। संगीत शायद चाहती थी कि वह बस चला जाए और नाटक करे कि पिछली रात कभी नहीं हुई, लेकिन राज जा नहीं सकता था, अभी नहीं, बिना यह कहे कि उसने आधी रात और सुबह के बीच किसी समय क्या फैसला किया था। उसने गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि वह एक चट्टान से कूदने वाला था, यह जाने बिना कि नीचे क्या था, और अंततः उसे अपनी आवाज मिली। प्रिया, राज ने दृढ़ लेकिन नरम आवाज में कहा, जिससे वह कॉफी कप को अपने होठों तक आधे रास्ते पर रोककर अचानक रुक गई। वह धीरे धीरे मुड़ी, उसकी आंखों में आशंका भरी थी, स्पष्ट रूप से उम्मीद कर रही थी कि वह उसे घर से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को दूर रखने के बारे में कुछ बताएगा, या शायद यह कि उन्हें उसके पेशेवर व्यवहार के बारे में बात करने की आवश्यकता थी। राज ने उसकी आंखों में डर देखा और अपराधबोध का एक दर्द महसूस किया जब उसे एहसास हुआ कि वह उसे एक दूर के अधिकार के व्यक्ति के रूप में देखती थी, न कि सहानुभूति रखने वाले इंसान के रूप में। इसे बदलना होगा, भले ही यह सिर्फ इस बार के लिए हो, भले ही यह सिर्फ एक दिन के लिए हो। वह रसोई की मेज की ओर चला और संगीत बैठ गया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक असामान्य हावभाव जो आमतौर पर अपने अध्ययन कक्ष में ईमेल की जांच करते हुए नाश्ता करता था। उसने प्रिया को भी बैठने का इशारा किया, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया। उस अप्रत्याशित अंतरंगता को स्वीकार करने के लिए बहुत घबरा गई थी। राज समझा और जोर नहीं दिया, उन सीमाओं का सम्मान करते हुए जिन्हें उसे सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाए रखने की आवश्यकता थी। उसने अपनी कॉफी को मेज पर ठंडा होते हुए देखा, उन सही शब्दों की तलाश में था जो कुछ ऐसा व्यक्त कर सकें जिसे वह खुद पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसने पूरी रात इस बारे में सोचा था, तार्किक और उचित तर्क बनाए थे, लेकिन अब जब उसे इसे जोर से कहना था तो सब कुछ बेतुका लग रहा था, यहां तक कि उसके अपने दिमाग में भी। फिर भी उसके अंदर कुछ जानता था कि अगर उसने इसे अभी नहीं कहा तो उसे अपनी बाकी जिंदगी पछतावा होगा। पिछली रात मैं सो नहीं पाया, राज ने कहा, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए, एक ऐसी ईमानदारी के साथ जो वह शायद ही कभी किसी को दिखाता था। प्रिया भ्रमित होकर पलकें झपकाई, यह नहीं समझ पा रही थी कि यह बातचीत कहाँ जा रही थी, लेकिन उसे बाधित करने के लिए बहुत शिष्ट थी। उसने सावधानी से हर शब्द चुनते हुए जारी रखा, यह जानते हुए कि वह एक ऐसी रेखा को पार करने वाला था जिसे उसने पहले कभी किसी कर्मचारी के साथ पार नहीं किया था। मैं जो आपने मुझे बताया था, अपनी बहन की शादी के साथ आपकी स्थिति के बारे में सोचता रहा। प्रिया स्पष्ट रूप से तनाव में आ गई, उसकी हथेलियां सफेद पड़ गईं जब उसने कॉफी कप को जरूरत से ज्यादा जोर से पकड़ा। वह शायद उस पल को मानसिक रूप से कोस रही थी जब उसने उसके सामने अपनी गार्ड नीचे कर दी थी, बिन मांगे सलाह सुनने की तैयारी कर रही थी, या इससे भी बदतर, दयालु सहानुभूति। लेकिन राज उसे इनमें से कुछ भी नहीं देने वाला था। संगीत इसके बजाय, उसने गहरी सांस ली और कुछ ऐसा कहा जिसकी उसने खुद इतनी प्रत्यक्षता से कहने की योजना नहीं बनाई थी। मैं जानता हूं कि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अकेले जाना और नाटक करना की आपको परवाह नहीं है, कैसा होता है। संगीत, मैंने सालों से ऐसा किया है। यह कबूलनामा उनके बीच एक शांत पानी में पत्थर की तरह गिरा, प्रिया के चेहरे पर आश्चर्य की लहरें पैदा कर रहा था। उसने उसे नई आंखों से देखा, जैसे वह अचानक महंगे सूट और करोड़पति के खिताब के पीछे एक अलग व्यक्ति को देख रही थी। राज ने उस जुड़ाव के पल का फायदा उठाया और जारी रखा, इससे पहले कि वह अपनी हिम्मत खो देता जो उसने उस लंबी नींदहीन रात में इकट्ठा की थी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि आपने कहा था कि आपको कल के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए, राज ने जारी रखा, यह देखते हुए कि प्रिया उसके शब्दों को अपनी आवाज में दोहराते हुए सुनकर कितनी शर्मिंदा हो गई थी। शर्म उसके चेहरे की हर रेखा में स्पष्ट थी, लेकिन राज रुका नहीं। उसे यह खत्म करना था इससे पहले कि उसका तर्कसंगत दिमाग उसे समझा ले कि यह पागलपन था। और मुझे कुछ एहसास हुआ, आपको अजनबियों से भीख मांगने या मदद मांगने के लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। प्रिया ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, शायद संगीत यह कहने के लिए कि उसने कभी विशेष रूप से उसकी मदद नहीं मांगी थी, कि वह फोन पर बातचीत निजी थी और उसे नहीं सुननी चाहिए थी। लेकिन राज ने धीरे से हाथ उठाया, उससे उसे खत्म करने देने के लिए कहा कि वह जो कहने वाला था उसे न्याय करने से पहले अंत तक सुने।
उसने अपना मुंह बंद कर लिया। संगीत और लगभग अदृश्य रूप से सिर हिलाया। उसका पूरा शरीर तनाव में था, जैसे वह किसी वार को सहने की तैयारी कर रहा था। राज आगे की ओर झुका, अपनी कोहनियों को संगीत मेज पर टिका दिया, जितनी संभव हो उतनी सुलभ और गैर धमकी वाली मुद्रा अपनाते हुए। उसके अगले शब्द उससे भी आसानी से निकले जितनी उसने उम्मीद की थी, जैसे वे घंटों से कहे जाने का इंतजार कर रहे थे। अगर आपको अभी भी शादी में अपने साथ जाने के लिए किसी की जरूरत है, अगर आपको अभी भी उस बॉयफ्रेंड की एक दिन के लिए जरूरत है। वह रुका, यह जानते हुए कि अगले शब्द उनके बीच कुछ को अपरिवर्तनीय रूप से बदल देंगे। मैं वह व्यक्ति हो सकता हूं। उसके बाद की खामोशी इतनी गहरी थी कि राज रसोई की घड़ी की टिक टिक सुन सकता था। हर टिक टिक धातु पर हथौड़े की तरह गूंज रही थी। प्रिया पूरी तरह से अचल रही। उसकी अभिव्यक्ति सदमे और पूर्ण भ्रम के मिश्रण में जमी हुई थी, जैसे राज के शब्द किसी विदेशी भाषा में बोले गए हों, जिसे उसका दिमाग अनुवाद करने से इनकार कर रहा था। कॉफी कप उसके हाथों में कांप रहा था और राज को एक पल के लिए डर लगा कि वह उसे गिरा देगी, लेकिन उसने उसे यांत्रिक गति से मेज पर रख दिया, बिना उससे नजर हटाए। उसका मुंह कई बार खुला और बंद हुआ, बिना संगीत आवाज किए, जैसे पानी से बाहर मछली हवा की तलाश में हो। राज ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। संगीत उसे जो उसने अभी सुना था उसे संसाधित करने के लिए समय दिया, यह जानते हुए कि उसकी पेशकश पूरी तरह से बेतुकी और अप्रत्याशित लगनी चाहिए। अंततः प्रिया को अपनी आवाज मिली, हालांकि वह टूटी हुई और अविश्वास से भरी हुई थी। आप क्या? उसने फुसफुसाया, जैसे उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं था, जैसे उसे पुष्टि की जरूरत थी कि उसने सही सुना था। राज ने अपनी पेशकश दोहराई, इस बार और दृढ़ता से और अधिक विश्वास के साथ, यह स्पष्ट करते हुए कि यह कोई क्रूर मजाक या गलतफहमी नहीं थी। मैं तुम्हारी बहन की शादी में तुम्हारे साथ जा सकता हूं। मैं एक दिन के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सकता हूं, सिर्फ एक दिन, और कुछ नहीं। प्रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति सदमे से संदेह में बदल गई। उसके सालों के अनुभव ने उसे सिखाया था कि जब कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो आमतौर पर ऐसा ही होता है। मैं नहीं समझती, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, एक कदम पीछे हटते हुए, जैसे शारीरिक दूरी उसे अधिक स्पष्टता से सोचने में मदद कर सकती थी। आप ऐसा कुछ क्यों करेंगे? इसका कोई मतलब नहीं है राज साहब। आप मुझे वास्तव में नहीं जानते। मैं तो बस आपकी कर्मचारी हूं। शब्द तेजी से, रक्षात्मक रूप से निकले। दीवारें खड़ी कर रहे थे जहां राज पुल बनाने की कोशिश कर रहा था। वह उसकी प्रतिक्रिया को समझा, अविश्वास को समझा, क्योंकि उसने खुद 24 घंटे पहले ऐसी ही प्रतिक्रिया दी होगी। लेकिन उस नींदहीन रात के दौरान उसमें कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जिसे वह तर्क से समझा नहीं सकता था, लेकिन जिसे वह क्रिस्टल स्पष्टता से महसूस कर रहा था। वह कुर्सी से उठा। संगीत अपने हाथों को दिखाई देते हुए कोई भी अचानक हरकत नहीं की जो उसे और डरा सके। आप सही कह रही हैं, हम एक दूसरे को वास्तव में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने 3 साल तक यहां समर्पण और ईमानदारी से काम किया है। मैं जानता हूं कि आप हर 15 दिन में अपने परिवार को पैसे भेजती हैं, और मैं जानता हूं कि आप एक मुश्किल स्थिति में हैं जिसका किसी को अकेले सामना नहीं करना चाहिए। प्रिया उसे नम आंखों से देख रही थी, उम्मीद और डर के बीच जूझ रही थी। संगीत मदद स्वीकार करने और अपना स्वाभिमान बरकरार रखने के बीच। राज ने अपनी आवाज को और अधिक नरम, अधिक कमजोर बनाते हुए जारी रखा, मैं बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करता प्रिया। यह कोई व्यावसायिक सौदा या लेना देन नहीं है। यह बस संगीत एक अकेले व्यक्ति का दूसरे के प्रति एक एहसान है। आखिरी वाक्य ने उसे पूरी तरह से उजागर कर दिया, अपनी ही कमजोरी को इस तरह से उजागर किया जैसा उसने पहले कभी किसी के साथ नहीं किया था। प्रिया ने तेजी से सांस ली। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहने लगे। संगीत, जबकि वह उसके शब्दों में ईमानदारी को संसाधित कर रही थी, और उस पल में, उस सुबह के सूरज से रोशन रसोई में, अकेला करोड़पति संगीत और उसकी हताश कर्मचारी के बीच कुछ मौलिक बदल गया। प्रिया के गृहनगर की यात्रा में लगभग 3 घंटे लगे। सड़कों पर धीरे धीरे सही डामर से धूल भरी कच्ची सड़कों में बदल गई। राज अपनी अधिक सामान्य गाड़ी चला रहा था, वह स्पोर्ट्स कार नहीं जो वह आमतौर पर इस्तेमाल करता था। प्रिया के घबराए हुए निर्देशों का पालन कर रहा था, जो पूरी यात्रा के दौरान अपने हाथों को मरोड़ना बंद नहीं कर पाई थी। उन्होंने एक साधारण कहानी पर सहमति व्यक्त की थी। वे तब मिले जब उसे एक संपत्ति को फिर से तैयार करने की आवश्यकता थी, और उसने उसे अपने गांव से अच्छे कारीगरों की सिफारिश की। उन्होंने बात करना शुरू किया। कुछ बार बाहर गए और 6 महीने से एक साथ थे। कुछ भी बहुत विस्तृत नहीं, कुछ भी जटिल विवरण याद रखने की आवश्यकता नहीं थी। प्रिया ने 1000 बार जोर दिया था कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, कि वह कोई और समाधान ढूंढ लेगी।
लेकिन राज अपने निर्णय पर दृढ़ था। अब उसके चेहरे पर घबराहट देखकर वह सोच रहा था कि क्या वह वास्तव में आने वाली चीज के लिए तैयार था। यह केवल कुछ घंटों के लिए बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना नहीं था, यह प्रिया की निजी दुनिया में प्रवेश करना था, उसके परिवार से मिलना था, कुछ अंतरंग और सार्थक का हिस्सा बनना था। जो कुछ उसने करने के लिए सहमत किया था, उसकी विशालता उसके पेट में एक भारी पत्थर की तरह बैठने लगी थी। लेकिन जब उसने प्रिया की ओर देखा और उसकी आंखों में आतंक के साथ मिली हुई कृतज्ञता देखी, तो वह जान गया कि वह अब पीछे नहीं हट सकता था। उसने संगीत उस पर अपना भरोसा रखा था, कुछ कीमती और नाजुक जिसे वह धोखा नहीं दे सकता था। हम लगभग पहुंच गए हैं, प्रिया ने बुदबुदाया, एक घिसे पिटे संकेत की ओर इशारा करते हुए जो उसके गांव का नाम बता रहा था। प्रिया के परिवार का घर विनम्र था, लेकिन आरामदायक था। रंगीन एदोबी दीवारों और प्यार से पाले गए फूलों से भरा एक छोटा सा बगीचा था। हर जगह लोग थे, चाचा, चचेरे भाई, पड़ोसी, सभी बड़े दिन के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बातचीत और हंसी की संगीत गूंज हवा में भर गई, साथ ही पार्टी के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गंध भी। राज ने महसूस किया कि जब वे गाड़ी से उतरे तो सभी की निगाहें उन पर मुड़ गईं। अजनबी सुंदर संगीत आदमी को प्रिया के साथ देखकर तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसने सहज रूप से प्रिया का हाथ पकड़ा, एक हावभाव जिसे अभिनय माना जाता था, लेकिन जो आश्चर्यजनक रूप से स्वाभाविक लगा। उसने जवाब में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, संगीत सहारा मांगते हुए, और उसे एहसास हुआ कि वह थोड़ा कांप रही थी। एक महिला घर से बाहर निकली, पतली और पीली, लेकिन उसकी आंखों में संगीत भावना से भरी चमक थी। उसे यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वह प्रिया की मां थी। दोनों की आंखें समान रूप से अभिव्यंजक थीं। घबराते समय सिर झुकाने का तरीका भी समान था। मां, प्रिया ने टूटी हुई आवाज में कहा। राज का हाथ छोड़कर अपनी मां की ओर दौड़ पड़ी और उन्हें सावधानी से गले लगा लिया। राज ने दृश्य को देखा, अपने सीने में कुछ कसता हुआ महसूस किया, कोमलता और उदासी का मिश्रण जो उसने सालों से अनुभव नहीं किया था। महिला अपनी बेटी को उस व्यक्ति की हताशा के साथ गले लगा रही थी जो जानता है कि गले लगाना सीमित है और हर एक मायने रखता है। कई मिनटों के गले लगाने और आंसुओं के बाद प्रिया की मां अंततः अलग हुई और राज की ओर देखा, जो एक तरफ सम्मानपूर्वक इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों ने उसे ऊपर से नीचे तक संगीत देखा, एक मां की समझदारी के साथ जो अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती है और मीलों दूर से झूठ का पता लगा सकती है। राज ने अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस किया। संगीत लेकिन उसने संयम बनाए रखा, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए, जबकि प्रिया ने औपचारिक परिचय कराया। मां, यह राज है, मेरा बॉयफ्रेंड। शब्द मुश्किल से निकले, लेकिन पर्याप्त रूप से आश्वस्त करने वाले लगे। राज ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन महिला ने उसे अनदेखा कर दिया और इसके बजाय उसे एक आश्चर्यजनक गले लगाने के लिए खींच लिया, जो इतने नाजुक व्यक्ति के लिए मजबूत था। मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद, उसने उसके कान में भावना से भरी कर्कश आवाज में फुसफुसाया। राज को इसका जवाब नहीं पता था। महिला की ईमानदारी ने उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। जब वह अलग हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक चमकती हुई मुस्कान भी थी जिसने उसके बीमार चेहरे को कुछ सुंदर में बदल दिया था। आओ आओ, रिया तैयार हो रही है। प्रिया, तुम्हारी बहन तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। परिवार ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया, सवाल पूछे, पेय की पेशकश की। राज के साथ उस गर्मजोशी से भरी मेहमान नवाजी का व्यवहार किया जिसे वह भूल गया था कि वह मौजूद थी। प्रिया उसे तिरछी निगाह से देख रही थी, स्पष्ट रूप से चिंतित थी कि वह असहज या बेमेल महसूस करेगा। लेकिन राज ने उसे केवल आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया और सालों में पहली बार एक धूल भरे गांव में अजनबियों से घिरा हुआ राज को अजीब तरह से घर जैसा महसूस हुआ। शादी एक खुशी भरा और अराजक उत्सव था जिसमें बैंड का संगीत, भरपूर भोजन और लगातार नृत्य था। राज सब कुछ मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था, उन विवरणों पर ध्यान दे रहा था जिन्हें वह आमतौर पर उन भव्य शादियों में नजरअंदाज कर देता था जिनकी उसे आदत थी। यहां सफेद दस्ताने वाले वेटर या महंगी शैंपेन नहीं थी, लेकिन कुछ बहुत अधिक मूल्यवान था, हर कोने में सच्चा प्यार। उसने देखा कि प्रिया अपनी छोटी बहन को घूंघट के साथ कैसे मदद करती थी, उसे विशेषज्ञ उंगलियों से ठीक करती थी। संगीत, जबकि दोनों एक साथ हंस रहे थे और रो रहे थे। उसने देखा कि वह अपने भतीजे भतीजियों को स्वाभाविक कोमलता से कैसे गोद में लेती थी। जब भावनाएं उसकी मां पर हावी हो जाती थीं, तो उन्हें कैसे सांत्वना देती थी। कैसे वह अपने पिता के साथ एक धीमी धुन पर नृत्य करती थी जिसने आधे हॉल को रुला दिया था। प्रिया केवल कोमल या दयालु नहीं थी,
वह मानवीय रूप में संघनित शुद्ध प्रकाश थी। उसकी हर हाव भाव से गर्मजोशी निकलती थी, हर शब्द सच्चे प्यार से भरा होता था। राज खुद को उसकी ओर से नजर हटाने में असमर्थ पाया। प्रिया के इस संस्करण से संगीत मंत्रमुग्ध हो गया, जिसे उसने अपने घर में काम करते हुए 3 सालों में कभी नहीं देखा था। वहां वह शांत संगीत और कुशल कर्मचारी थी। यहां वह प्यारी बेटी, संरक्षक बहन, पसंदीदा चाची, भरोसेमंद दोस्त थी। वह व्यक्ति थी जिसे काम और जरूरत ने छिपा रखा था, लेकिन जिसे उसका परिवार अच्छी तरह जानता था। राज को अपने सीने में कुछ दर्दनाक और संगीत अप्रत्याशित महसूस हुआ। शर्म इस बात की कि उसने 45 साल लोगों के बीच गुजारे बिना वास्तव में किसी को नहीं देखा। उसने साम्राज्य बनाए जबकि उसका दिल रेगिस्तान बन गया। संगीत शर्म इस बात की कि उसे वास्तव में जीवित रहने का मतलब समझने के लिए एक विनम्र गांव में आने की जरूरत पड़ी। संगीत पार्टी के दौरान, जब संगीत अपने चरम पर था और सभी बिना किसी रोक टोक के नाच रहे थे, प्रिया की बहन ने एक पारंपरिक खेल का आयोजन किया जहां जोड़ों को संगीत रुकने पर चुंबन करना था। प्रिया ने स्पष्ट रूप से घबराहट के साथ राज की ओर देखा। उसने स्पष्ट रूप से इस स्थिति का अनुमान नहीं लगाया था जब उन्होंने अपना नाटक रचा था। उसने उससे अधिक शांति से मुस्कुराया जितना वह महसूस कर रहा था उसके करीब आते हुए, जबकि संगीत अभी भी बज रहा था। हमें बस इसे विश्वसनीय बनाना है, उसने उसके कान में फुसफुसाया, इतना धीरे कि केवल वही सुन सके। प्रिया ने कठोरता से सिर हिलाया। उसके गालों पर लाली छा गई, जिसे राज ने अप्रत्याशित रूप से संगीत मनमोहक पाया। संगीत ठीक उसी समय रुका जब वे आमने सामने थे और भीड़ की चीख पुकार ने उन्हें अपरिहार्य पल की ओर धकेल दिया। राज 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया, यह जानते हुए कि यह एक ऐसी रेखा को पार कर रहा था जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं की थी। लेकिन प्रिया ने आंखें बंद कर ली और थोड़ा उसकी ओर झुकी, उसे खामोशी से अनुमति दे दी। यह सिर्फ एक संक्षिप्त चुंबन था, तकनीकी रूप से पवित्र, होंठों से दबे हुए थे, बिना किसी नाटक के। लेकिन यह राज को दुनिया को पूरी तरह से रुकते हुए महसूस करने के लिए काफी देर तक चला। पार्टी का शोर गायब हो गया, आसपास के लोग धुंधले हो गए और एक शाश्वत पल के लिए केवल वे दोनों ही मौजूद थे जो उस नरम संपर्क बिंदु पर जुड़े हुए थे। जब वे अलग हुए तो प्रिया की आंखें खुली थीं और उसे एक ऐसे भाव से देख रही थीं जिसे वह समझ नहीं पाया। संगीत, आश्चर्य और कुछ गहरे का मिश्रण जिसने उसके दिल को अनियमित रूप से धड़का दिया। भीड़ तालियां बजा रही थी और सीटियां बजा रही थी। प्रिया को अंततः किसी ऐसे व्यक्ति के साथ देखकर खुश थी जो उसे खुश कर रहा था, यह जाने बिना कि यह सब एक अभिनय था। लेकिन जब राज ने उन भूरी सुनहरी आंखों को भ्रमित भावना से भरा देखा तो उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या यह वास्तव में अभी भी केवल अभिनय था। उस चुंबन में कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जिसे उनमें से कोई भी नाम देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जिसे वे दोनों अपने बीच हवा में लटकते हुए महसूस कर सकते थे, जैसे तूफान से पहले बिजली। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। याद रखें कि दया के छोटे छोटे हाव भाव जीवन को उन तरीकों से बदल सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाकी का उत्सव राज के लिए एक अजीब धुंध में बीता, जैसे वह उस चुंबन के बाद सब कुछ एक अलग फिल्टर से देख रहा था। प्रिया भी उतनी ही प्रभावित लग रही थी, उससे सीधी नजर मिलाने से बच रही थी, लेकिन उसके पास ही रह रही थी, जैसा कि एक वास्तविक जोड़े से उम्मीद की जाती है। जब परिवार ने जोर दिया तो वे एक साथ नाचे। उनके शरीर एक अप्रत्याशित तालमेल के साथ चल रहे थे जो पहले मौजूद नहीं था। राज को हर उस बिंदु पर महसूस हुआ जहां उसका हाथ प्रिया की कमर को छूता था। उसके पतले कपड़े से उसकी गर्मी महसूस होती थी जिसे उसने उस अवसर के लिए चुना था। वह उसके मानकों के अनुसार कुछ भी सुरुचिपूर्ण नहीं था जिसकी उसे आदत थी, लेकिन वह उसे सुंदर दिख रही थी, एक साधारण और प्रामाणिक संगीत तरीके से जिसे कोई भी डिजाइनर पोशाक हासिल नहीं कर सकती थी। जैसे ही वे एक रोमांटिक गाने की धुन पर धीरे धीरे घूम रहे थे, राज ने हिम्मत करके उसे सीधे संगीत देखा और पाया कि उसकी आंखें पहले से ही उस पर टिकी हुई थीं। उसे इतनी तीव्रता से देख रही थीं कि उसकी सांस रुक गई। उस नजर में सवाल थे, भ्रम था, शायद थोड़ा डर भी था, लेकिन कुछ और भी नरम था जिसका नाम लेने की उसने हिम्मत नहीं की। गाना बहुत जल्दी खत्म हो गया और उसके साथ वह खामोश जुड़ाव का पल भी खत्म हो गया, लेकिन भावना उनके बीच हवा में बनी रही। बाद में जब पार्टी शांत होने लगी और कुछ मेहमान जाने लगे तो प्रिया उसे घर के पीछे बगीचे में ले गई, अपने परिवार की उत्सुक नजरों से दूर, कुछ निजी पल तलाशते हुए। रात संगीत पूरी तरह से छा गई थी। आकाश को मखमली काले रंग में रंग दिया था जो उन तारों से भरा था
जो शहर में कभी नहीं दिखते थे। प्रिया ने खुद को गले लगा लिया, ऊपर की ओर देखती रही जैसे उन दूर की रोशनी में जवाब तलाश रही हो। राज उसके बगल में खामोश रहा, उसे वह जगह देता रहा जिसकी उसे उस दिन हुई हर चीज को संसाधित करने के लिए जरूरत थी। अंततः वह बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में बोली, जो दूर के संगीत की फुसफुसाहट से भी ऊपर थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा कोई मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा। शब्द आश्चर्य, संगीत और कुछ ऐसा जो खतरनाक रूप से दबी हुई भावना जैसा लग रहा था से भरे हुए थे। राज उसे देखने के लिए मुड़ा, उन शब्दों का वजन महसूस करते हुए, वह सामाजिक दूरी जिसे वह उनके बीच मानती थी। प्रिया, मैं तुमसे इतना अलग नहीं हूं। प्रिया ने बिना हंसे हंसी छोड़ी, सिर हिलाते हुए एक जिद्दी आंसू पोंछ रही थी जो बच निकला था। बेशक आप अलग हैं राज साहब, आप एक महल में रहते हैं, आप ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जिनकी कीमत मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। आप महत्वपूर्ण हैं, सम्मानित हैं, सफल हैं। वह रुकी, उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। और मैं तो बस वह महिला हूं जो आपके घर की सफाई करती है। राज ने हर एक शब्द को सीधे दिल पर एक चोट की तरह महसूस किया। इसलिए नहीं कि वे क्रूर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बताया कि प्रिया उनके बीच कितनी गहरी खाई महसूस करती थी। एक खाई जिसे उसने खुद अपनी पेशेवर दूरी, 3 साल तक अपनी सावधानीपूर्वक उदासीनता से बनाया था। वह एक कदम करीब आया, शारीरिक दूरी कम करते हुए। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि भावनात्मक दूरी कैसे कम की जाए। पैसे और घर के बारे में तुम सही हो, उसने बेरहमी से ईमानदारी से स्वीकार किया, लेकिन यह मुझे उन चीजों में महत्वपूर्ण या सफल नहीं बनाता जो वास्तव में मायने रखती हैं। आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे पास कभी नहीं था। आपने क्या देखा? प्रिया ने अंततः सीधे उसकी ओर मुड़ते हुए पूछा। उसकी आंखें बगीचे के अंधेरे में उसकी तलाश कर रही थीं। राज ने गहरी सांस ली, एक ऐसी भेद्यता के लिए खुद को तैयार किया जिसे उसने दशकों में किसी को नहीं दिखाया था। मैंने एक महिला को उन लोगों से घिरा देखा जो उससे संगीत, सच्चा प्यार करते हैं। मैंने देखा कि तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे देखती हैं जैसे तुम उनका सबसे बड़ा खजाना हो। तुम्हारी बहन तुम्हें हर महत्वपूर्ण पल साझा करने के लिए कैसे ढूंढती है। तुम्हारे भतीजे भतीजियां तुम्हारी ओर कैसे संगीत दौड़ते हैं, क्योंकि वे दौड़ते हैं, जानते हैं कि उन्हें खुले हाथ मिलेंगे। उसकी आवाज और कर्कशो गई, जबकि वह जारी रहा। मैंने प्रकाश देखा प्रिया, मैंने देखा कि एक वास्तविक परिवार होने का क्या मतलब है। सिर्फ वे लोग नहीं जो आपके कार्यक्रमों में आते हैं, क्योंकि यह व्यापार के लिए सुविधाजनक है। वह रुका, उन शब्दों के साथ जूझ रहा था जिन्हें उसने पहले कभी जोर से नहीं कहा था। मैं 45 साल का हूं और मेरे पास एक बैंक खाता है जिसे मैं कभी खर्च नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिसे परवाह हो कि मैं ठीक पहुंचा या मैंने कुछ खाया। कोई ऐसा नहीं जिसे वास्तव में परवाह हो। प्रिया उसे अब पूरी तरह से अलग भाव से देख रही थी। उनके बीच की काल्पनिक दूरी उस कच्ची स्वीकारोक्ति के सामने घुलने लगी थी। उसने झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ाया। संगीत राज की बांह को एक दिलासा देने वाले हाव भाव में छुआ जो पूरी प्रिया थी। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, तब भी जब वह अपनी भावनाओं को संसाधित कर रही थी। मैं परवाह करती हूं, उसने धीरे से कहा। संगीत और शब्द उनके बीच एक अप्रत्याशित वजन के साथ गिर गए। राज ने उसे आश्चर्य से देखा। उसके चेहरे पर कोई संकेत तलाश रहा था कि वह सिर्फ शिष्टता दिखा रही थी, लेकिन उसे जो मिला वह शुद्ध ईमानदारी थी। हर सुबह जब मैं आपका नाश्ता बनाने के लिए नीचे आती हूं तो मैं सोचती हूं कि क्या आप अच्छी तरह सोए, क्या आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। संगीत, जब भी आप देर रात तक काम करते हैं तो मैं खाना तैयार छोड़ देती हूं, यह उम्मीद करते हुए कि आप सोने से पहले कम से कम कुछ खा लें। उसने उदासी से मुस्कुराया। शायद मैं परिवार नहीं हूं, लेकिन मुझे परवाह है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा, शायद। आखिरी वाक्य मुश्किल से एक फुसफुसाहट था, एक आकस्मिक स्वीकारोक्ति जिसकी उन दोनों में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद की खामोशी बराबर रूप से भयानक और रोमांचक संभावनाओं से भरी हुई थी। जयपुर वापस लौटने की यात्रा पूरी तरह से अलग थी। गाड़ी के अंदर एक घना सन्नाटा था जिसमें अनकहे विचार और भावनाएं भरी हुई थीं, जिन्हें उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि कैसे संभालना है। प्रिया खिड़की से बाहर अंधेरे परिदृश्य को देख रही थी जो तेजी से गुजर रहा था। उसके हाथ उसकी गोद में आपस में गुंथे हुए थे, एक ऐसी मुद्रा में जिसने उसकी घबराहट को उजागर किया। राज ने अपनी आंखें सड़क पर रखी थीं, लेकिन उसका मन मीलों दूर था। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ था उसे संसाधित कर रहा था। उन्होंने इतनी अदृश्य रेखाएं पार की थीं, उन्होंने ऐसी कमजोरियों को साझा किया था
जिन्हें सामान्य दिनचर्या में वापस आने पर बस अनदेखा नहीं किया जा सकता था। संगीत खेल के दौरान का चुंबन उसकी यादों में ऐसी तीव्रता से गूंज रहा था जिसने उसे असहज कर दिया था। इसलिए नहीं कि यह बुरा था, बल्कि ठीक इसलिए कि यह बहुत अच्छा था, बहुत वास्तविक था। और फिर बगीचे में वह बातचीत थी, वे आपसी स्वीकारोक्तियां जिन्होंने उनकी आत्माओं को उन तरीकों से नंगा कर दिया था जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राज को बढ़ती हुई घबराहट के साथ एहसास हुआ कि वह प्रिया को अब केवल अपनी कर्मचारी के रूप में नहीं देख सकता, वह वास्तविक हो गई थी। त्रिआयामी संगीत अनदेखी करना असंभव। धन्यवाद, प्रिया ने अचानक कहा, उस चुप्पी को तोड़ते हुए जो लगभग 1 घंटे की ड्राइविंग के दौरान फैल गई थी। उसकी आवाज गाड़ी के बंद स्थान में छोटी लग रही थी, लगभग इंजन के शोर से निगल ली गई थी। राज ने संक्षेप में उसे देखने के लिए सिर घुमाया, इससे पहले कि वह अपनी आंखें सड़क पर वापस ले लेता। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। और यह सच था, वह उस चीज के लिए कृतज्ञता नहीं चाहता था जिसे उसने उसके लिए उतना ही किया था जितना अपने लिए। प्रिया ने सिर हिलाया, संगीत जोर देते हुए, हाँ, मुझे धन्यवाद कहना है। आपने आज जो किया, मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया, मेरे परिवार से मिले, उनके सभी सवालों को सहा। वह रुकी, उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। संगीत, आपने मेरी मां को एक दिन की शांति दी। मैंने उन्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था जैसा मैंने महीनों से नहीं देखा था। वह अनमोल है। राज को अपने सीने में कुछ कसता हुआ महसूस हुआ, संतुष्टि और उदासी का मिश्रण। उसने उसे मदद करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, लेकिन अब उसे इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि सब कुछ अस्थायी, उधार लिया हुआ, मौलिक रूप से झूठा था, चाहे वह कितना भी वास्तविक क्यों न लगा हो। तुम्हारी मां एक अद्भुत महिला है, राज ने एक सुरक्षित विषय की तलाश में कहा, कुछ ऐसा जो उन्हें उनके बीच की अदृश्य हाथी का सामना करने के लिए मजबूर न करे, जो उनके बीच की सारी जगह घेर रहा था। प्रिया उदासी से मुस्कुराई, एक आंसू पोंछते हुए जिसे वह रोक नहीं पाई थी। वह हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा चाहती थी, इसीलिए उसे मुझे अकेला, इतनी दूर काम करते देखकर बहुत दुख होता था। आज वह विश्वास कर पाई कि मैं ठीक हूं, कि कोई मेरी देखभाल कर रहा है। उसने एक महत्वपूर्ण विराम लिया, भले ही वह सिर्फ झूठ था। शब्द उनके बीच एक टूटते हुए क्रिस्टल की तरह गिरे, उन्हें उस असहज सच्चाई की याद दिलाते हुए जिसे वे टाल रहे थे। सब कुछ अभिनय था, परिचितों के बीच एक एहसान, और कुछ नहीं। राज ने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ा। उसे खंडन करने की जरूरत महसूस हुई, उसे यह बताने की जरूरत महसूस हुई कि शायद सब कुछ झूठ नहीं था, कि कल्पना के बीच कुछ वास्तविक उभरा था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे उसकी जिंदगी को और जटिल बनाने का क्या अधिकार था। संगीत, वह उसकी कर्मचारी थी, उसके घर में रहती थी, उसकी तनख्वाह पर निर्भर थी। अब वह जो कुछ भी कहता या करता, उसे शक्ति के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या किया जा सकता था। यात्रा का बाकी हिस्सा एक ऐसे सन्नाटे में बीता जो केवल कभी कभी नेविगेशन निर्देशों से टूटता था। जब वे अंततः घर पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। राज ने गाड़ी को गैरेज में पार्क किया और दोनों कुछ देर के लिए बैठे रहे। कोई भी पहले हिलना नहीं चाहता था, उस अस्थायी बुलबुले को तोड़ना नहीं चाहता था जिसने उन्हें यात्रा के दौरान घेरे रखा था। अंततः प्रिया ने अपना सीट बेल्ट खोला और दरवाजा खोला। संगीत धीरे धीरे नीचे उतरते हुए, जैसे कोई शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका हुआ हो। राज उसके पीछे चला, गाड़ी के चारों ओर घूमते हुए, जब तक वह उसके सामने संगीत गैरेज की मंद रोशनी में नहीं आया। प्रिया उसे चमकदार आंखों से देख रही थी, स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि कैसे। राज साहब, उसने औपचारिक रूप से शुरू किया, और इस खिताब ने एक दूरी पैदा कर दी जिसे दोनों ने शारीरिक रूप से महसूस किया। आज जो हुआ, वह रुकी, सही शब्द ढूंढ रही थी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी, यह सालों में मेरा सबसे खास दिन था। राज ने शब्दों को एक विदाई की तरह महसूस किया, जैसे वह उस अध्याय को बंद कर रही थी इससे पहले कि वह कुछ और में बदल पाता। मैं भी नहीं भूलूंगा, उसने कर्कश आवाज में स्वीकार किया, क्योंकि आज मुझ में कुछ बदल गया। प्रिया ने आंखें बड़ी करके उसकी ओर देखा, उसके लहजे में तीव्रता, कच्ची भावना से हैरान थी जिसे वह छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उसकी ओर एक कदम बढ़ा, दूरी कम करते हुए, यह जानते हुए कि यह एक भयानक गलती हो सकती है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं आधी जिंदगी जी रहा हूं, प्रिया, एक मशीन की तरह काम कर रहा हूं, मौजूद हूं, लेकिन वास्तव में जी नहीं रहा हूं। उसने गहरी सांस ली, और आज, सालों में पहली बार, मैंने खुद को पूरी तरह से जीवित महसूस किया। इसलिए नहीं कि मैं एक भव्य पार्टी में था या एक करोड़पति सौदे को बंद कर रहा था,
बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारी आंखों से दुनिया को देख रहा था, कुछ वास्तविक का हिस्सा बन रहा था। प्रिया तेजी से सांस ले रही थी, आंसू चुपचाप उसके गालों पर बह रहे थे, जबकि वह जो कह रहा था उसे संसाधित कर रही थी। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, राज ने जारी रखा। उसकी आवाज अब मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे संभाला जाए बिना इसे बर्बाद किए, लेकिन मुझे पता है कि मैं यह नाटक नहीं कर सकता कि आज नहीं हुआ, कि मैंने जो संगीत महसूस किया वह महसूस नहीं किया। उसके बाद की खामोशी बिल्कुल गहरी थी, संभावनाओं और डरों से भरी हुई थी। उम्मीद और आतंक आपस में मिले हुए थे। प्रिया ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। अंततः जो एक अनंत काल लग रहा था, उसके बाद वह कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, मैं भी यह नाटक नहीं कर सकती कि यह नहीं हुआ, लेकिन मुझे यह समझने के लिए समय चाहिए कि क्या वास्तविक था और क्या सिर्फ उस खेल का हिस्सा था जिसे हम खेल रहे थे। शादी के बाद के दिन राज के घर में अजीब और तनावपूर्ण थे। प्रिया अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखती थी, खाना बनाती थी, सफाई करती थी, व्यवस्थित करती थी, लेकिन हर बातचीत में एक सूक्ष्म अंतर था। वह राज के साथ एक ही कमरे में जरूरत से ज्यादा समय तक रहने से बचती थी। उनकी बातचीत सख्ती से पेशेवर तक सीमित थी और उनके बीच संक्षिप्त रूप से मौजूद गर्मजोशी असहज बर्फ में बदल गई थी। संगीत राज सब कुछ नोटिस करता था, हर चोरी की नजर। जब वह कमरे में आता था तो कमरे से बाहर निकलने का हर बहाना, अनकही बातों से भरी हर चुप्पी। उसने उसे दूरी की जरूरत के लिए दोषी नहीं ठहराया। वह समझता था कि उनके बीच जो हुआ था वह जटिल और भ्रमित करने वाला था, लेकिन इससे उसे कम दर्द नहीं होता था। उसे दीवारें बनाते हुए देखना जहां पहले खिड़कियां थीं। वह खुद भी ठीक से नहीं जानता था कि वह क्या महसूस करता था। बस इतना जानता था कि कुछ मौलिक बदल गया था और पहले जैसा नहीं हो सकता था। उसकी वित्तीय रिपोर्टों में संख्याएं अब उसका ध्यान आकर्षित नहीं करती थीं जैसा वे करती थीं। व्यावसायिक बैठकें खाली और उद्देश्यहीन लगती थीं। प्रिया के गांव में उस चमकदार दिन की तुलना में सब कुछ ग्रे और निरर्थक लग रहा था। राज खुद को उसके कदमों की आवाज का इंतजार करते हुए पाया। जब वह रात का खाना बनाती थी तो रसोई में रहने के बहाने ढूंढता था। संगीत उसकी आवाज सुनने के लिए, उसे मामूली बातें पूछने के कारण ढूंढता था। शादी के एक हफ्ते बाद राज नाश्ता करने नीचे आया और प्रिया को डाइनिंग रूम में एक कठोर मुद्रा में उसका इंतजार करते हुए पाया, जिसने तुरंत उसे सतर्क कर दिया। उसके भाव में कुछ ऐसा था, दृढ़ संकल्प के साथ उदासी का मिश्रण, जिसे उसने बुरी खबर के पूर्व सूचक के रूप में पहचाना। वह धीरे धीरे बैठ गया। उसका पेट प्रत्याशा से सिकुड़ गया, जबकि प्रिया खड़ी रही, अपने हाथों को घबराकर मरोड़ती रही। उनके बीच चुप्पी छा गई, जब तक अंततः उसने बात नहीं की। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन अपने संकल्प में दृढ़ थी। राज साहब, संगीत, मुझे आपसे किसी महत्वपूर्ण बात पर बात करनी है। उसने सिर हिलाया। मानसिक रूप से जो कुछ भी आने वाला था उसके लिए खुद को तैयार किया, हालांकि उसके एक हिस्से को पहले से ही पता था। प्रिया ने जारी रखने से पहले गहरी सांस ली। मैंने फैसला किया है कि मेरे लिए यहां काम करना बंद करना बेहतर है। संगीत, मैं इस्तीफा दे रही हूं। शब्द उनके बीच एक बम की तरह गिरे, डाइनिंग रूम की चुप्पी में फट गए। राज को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पेट में मुक्का मारा गया हो, उसके फेफड़ों से हवा छीन ली गई हो। उसने इस संभावना का अनुमान लगाया था, लेकिन इसे जोर से सुनना इसे भयानक रूप से वास्तविक बना रहा था। उसने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, यह पूछने के लिए कि क्यों, लेकिन उसने शब्द ढूंढने से पहले ही बोलना जारी रखा। यह आपकी वजह से नहीं है, प्रिया ने तुरंत स्पष्ट किया। उसकी आंखें दबे हुए आंसुओं से चमक रही थीं। आप एक अच्छे मालिक रहे हैं वनहन, आप सामे सोरा और मैं अच्छे से भी ज्यादा। मेरी बहन की शादी में आपने जो किया वह किसी ने कभी नहीं किया। वह रुकी, अपनी भावनाओं से स्पष्ट रूप से जूझते हुए। लेकिन ठीक इसी वजह से मुझे जाना होगा। मुझे वास्तव में क्या महसूस होता है यह समझने के लिए दूरी की जरूरत है, कृतज्ञता को अन्य चीजों से अलग करने के लिए, यह जानने के लिए कि उस दिन मैंने जो महसूस किया वह वास्तविक था या सिर्फ अभिनय का उत्पाद। राज उसे तेज दिल की धड़कन के साथ सुन रहा था। हर शब्द उसके लहजे के हर सूक्ष्म अंतर को संसाधित कर रहा था। प्रिया ने जारी रखा, अब और दृढ़ता से, मैं यहां भ्रमित होकर नहीं रह सकती, इस तरह महसूस करते हुए जबकि मैं आपके लिए काम करती हूं। यह हम दोनों में से किसी के लिए भी उचित नहीं है। यह पेशेवर नहीं है और यह स्वस्थ नहीं है। वह संगीत सही थी, राज यह जानता था, लेकिन इसे स्वीकार करना आसान नहीं था। उसे खोने का विचार कि वह बस उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी,
उसे ऐसा घबराहट पैदा कर रहा था जो उसने सालों में महसूस नहीं किया था, लेकिन उसने उसकी स्पष्टता की जरूरत, उसकी निरंतर उपस्थिति के दबाव के बिना सब कुछ संसाधित करने के लिए जगह का भी सम्मान किया। आप कब जा रही हैं? राज ने कर्कश आवाज में पूछा। शब्द उसके गले में पिसे हुए कांच की तरह रगड़ रहे थे। प्रिया पलकें झपकाई, हैरान थी कि उसने उसे रुकने या अपना फैसला बदलने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की थी। 2 हफ्तों में, अगर यह आपको ठीक लगता है तो मैं आपको किसी और को खोजने का समय दूंगी। 2 हफ्ते, 14 दिन उस घर में उसके बिना रहने की आदत डालने के लिए, उस चुप्पी में वापस लौटने के लिए जो उसकी साथी थी, इससे पहले कि प्रिया ने उसे अपनी शांत उपस्थिति से भर दिया। राज ने धीरे धीरे सिर हिलाया, अपरिहार्य को स्वीकार करते हुए। ठीक है, मैं आपके फैसले को समझता हूं। वह कुर्सी से उठा, खिड़की की ओर चला ताकि उसे बात करते समय उसे देखना न पड़े, जबकि वह शायद उससे ज्यादा खुलासा कर रहा था जितना उसे करना चाहिए था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ जानें, प्रिया। शादी के दिन मैंने जो महसूस किया, जो मैं अब महसूस करता हूं, वह भ्रम या गलत समझी गई कृतज्ञता नहीं है। वह उसकी ओर मुड़ा, उसे अपनी आंखों में कच्ची सच्चाई देखने दी। यह कुछ वास्तविक है जिसे मैं नहीं जानता कि कैसे संभालना है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से कुछ भी वास्तविक महसूस नहीं किया है। प्रिया उसे नम आंखों से देख रही थी, उसकी सांसें तेज थीं। लेकिन मैं आपकी दूरी की जरूरत का सम्मान करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको वह जवाब मिलेंगे जिनकी आप तलाश कर रही हैं। उसके बाद की खामोशी उन दोनों में से किसी ने अनुभव की सबसे दर्दनाक विदाई थी, जिसमें अनकहे शब्द और खोई हुई संभावनाएं भरी हुई थीं। अगले दिन यातनापूर्ण धीमी गति से बीतते गए। संगीत प्रिया अपने काम जारी रखती थी, लेकिन उसकी हर हरकत में एक स्पष्ट उदासी थी, जिसे राज अपने सीने में लगातार दर्द की तरह महसूस करता था। जब वे रसोई में मिलते थे तो वे खामोशी में खाते थे। वे दर्दनाक औपचारिकता के साथ सुप्रभात और शुभरात्रि का आदान प्रदान करते थे। उन्होंने जानबूझकर किसी भी बातचीत से परहेज किया जो उन्हें खतरनाक भावनात्मक क्षेत्र में ले जा सकती थी। राज ने काम में डूबकर उस तारीख के बारे में न सोचने की कोशिश की जो लगातार करीब आ रही थी। वह दिन जब प्रिया उस दरवाजे से बाहर निकल जाएगी और शायद कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन रातें सबसे बुरी थीं। जब वह अपने विचारों और घर की खामोशी में अकेला रहता था तो उसे याद दिलाया जाता था कि उसके बिना उस घर में स्थायी रूप से रहना कैसा होगा। संगीत बातचीत के 1 हफ्ते बाद राज ने एक फैसला किया। वह उसे बिना कुछ कोशिश किए नहीं जाने दे सकता था, बिना कम से कम उसे पूरी ईमानदारी से यह बताए कि वह उसके लिए क्या मायने रखती है। अगर उसके बाद भी वह किसी भी तरह से जाने का फैसला करती तो कम से कम अनकही बातों का कोई पछतावा नहीं होता। दिल तेजी से धड़कते हुए संगीत उसने एक दोपहर प्रिया को ढूंढा और पूछा कि क्या वे बात कर सकते हैं, मालिक और कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि 2 लोगों के रूप में जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण साझा किया था। उसने आंखों में उम्मीद और डर के मिश्रण के साथ स्वीकार किया और अगले दिन एक तटस्थ कॉफी शॉप में मिलने के लिए सहमत हुए, उस घर से दूर जो सब कुछ जटिल बना रहा था। राज निर्धारित समय से आधे घंटे पहले कॉफी शॉप पहुंच गया। घर पर इंतजार करने के लिए बहुत घबराया हुआ था। उसने गोपनीयता वाली, लेकिन बहुत ज्यादा छिपी हुई नहीं, एक कोने वाली मेज चुनी और एक कॉफी मंगाई जो इंतजार करते हुए ठंडी हो गई और वह एक घूंट भी नहीं पी सका। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, कुछ ऐसा जो उसे सबसे महत्वपूर्ण बातचीत में भी कभी नहीं होता था। लेकिन यह अलग था। यह किसी भी संगीत करोड़पति अनुबंध से असीम रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। जब प्रिया दरवाजे से अंदर आई, एक साधारण पोशाक में सुंदर लग रही थी, तो राज को लगा कि उसका दिल उसके सीने में उछल गया। उसने तुरंत उसे देखा और धीमी गति से उसकी ओर चली। उसके हावभाव से पता चल रहा था कि वह भी उतनी ही घबराई हुई थी। वह बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गई। उसके हाथ मेज पर आपस में गूंथे हुए थे। यह इंतजार कर रही थी कि वह इस बातचीत को शुरू करे जिसे दोनों जानते थे। संगीत सब कुछ बदल सकता था। राज ने गहरी सांस ली, दिनों के चिंतन से इकट्ठा की गई हिम्मत जुटाते हुए उसने इस पल का अपने दिमाग में 100 बार पूर्वाभ्यास किया था। संगीत, लेकिन अब जब वह यहां था तो वे सभी सावधानी से तैयार किए गए शब्द गायब हो गए। उसे अपने दिल की कच्ची सच्चाई के साथ अकेला छोड़ गए। प्रिया, तुम्हारी बहन की शादी का वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा दिन था। राज ने शुरू किया। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी, जिसे वह अब छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उसे घूर रही थी। उसकी आंखें न बहने वाले आंसुओं से चमक रही थीं। उसने जारी रखा। शब्द अब एक ऐसी क्रूर ईमानदारी के साथ बह रहे थे जिसे उसने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया था।
45 सालों तक मैं सफलता की तलाश में रहा, पैसे जमा करता रहा, एक साम्राज्य बनाता रहा जिसे मैं सोचता था कि वह मुझे खुश करेगा, लेकिन सब कुछ खाली, सतही, बिना किसी वास्तविक संगीत अर्थ के था। उसने एक पल के लिए रुका, उसकी आंखों में देखते हुए। जब तक मैंने तुम्हें उस दिन अपनी मां की देखभाल करते हुए, अपनी बहन को गले लगाते हुए, अपने आसपास सभी के लिए शुद्ध प्रकाश होते हुए नहीं देखा, और मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत जगहों पर खोज रहा था, गलत चीजों को महत्व दे रहा था। प्रिया ने एक दबी हुई सिसकी छोड़ी, तेजी से गिरते हुए आंसू पोंछते हुए। राज ने मेज पर अपना हाथ बढ़ाया, उसे छूने से ठीक पहले रुक गया। उसे उस संपर्क को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प दिया। मैं तुमसे मेरे घर में काम पर लौटने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कर्मचारी रहो। शब्द दृढ़, निर्णायक निकले। संगीत प्रिया ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। यह नहीं समझ पा रही थी कि यह कहां जा रहा था। उसका हाथ अनजाने में मेज पर उसके हाथ से मिलने के लिए आधा रास्ते में चला गया। उनकी उंगलियां ऐसी सहजता से आपस में गूंथी हुई थीं, जो संगीत पिछले कुछ दिनों के सभी तनाव का खंडन करती थी। राज ने उस स्पर्श को अपनी नसों में दौड़ती बिजली की तरह महसूस किया, जिससे उसे वह कहने की अंतिम हिम्मत मिली जिसकी उसे जरूरत थी। मैं तुमसे मुझे वास्तव में तुम्हें जानने का अवसर देने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे मालिक होने की जटिलताओं के बिना, शक्ति की गतिशीलता के बिना जिसने सब कुछ और मुश्किल बना दिया था। उसकी आवाज और नरम, लगभग कमजोर हो गई। मैं तुम्हें दो लोगों की तरह रात के खाने पर ले जाना चाहता हूं, जो वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुमसे तुम्हारे सपनों, तुम्हारे डरों, उन चीजों के बारे में पूछना चाहता हूं जो तुम्हें हंसाती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भी जानो, दूर के करोड़पति के रूप में नहीं, बल्कि राज के रूप में, एक ऐसा आदमी जो बहुत लंबे समय से अकेला रहा है और जिसे तुम्हारे साथ कुछ खास मिला। प्रिया अब खुले तौर पर रो रही थी। उसका हाथ उसके हाथ को ऐसे पकड़े हुए था जैसे वह जीवन रक्षक हो। मुझे नहीं पता कि हम जो महसूस करते हैं वह प्यार है या क्या यह समय के साथ प्यार में बदल सकता है, राज ने स्वीकार किया। लेकिन मुझे पता है कि मैं इसे आजमाना चाहता हूं। मैं तुम्हें वह सब देना चाहता हूं जिसकी तुम हकदार हो। मैंने भी उस दिन कुछ महसूस किया था, प्रिया ने कांपती लेकिन स्पष्ट आवाज में कबूल किया। उसके शब्द राज के चिंतित दिल पर आशीर्वाद की तरह गिरे। पहले मैंने सोचा कि यह सिर्फ कृतज्ञता थी या शायद पल की भावना। अभिनय गलती से वास्तविक हो रहा था। वह आंसुओं के बीच मुस्कुराई, एक सुंदर मुस्कान जिसने उसके पूरे चेहरे को रोशन कर दिया। लेकिन दूरी के इन दिनों में मुझे कुछ एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई, सिर्फ मालिक के रूप में नहीं, बल्कि संगीत व्यक्ति के रूप में। मुझे रसोई में हमारी संक्षिप्त बातचीत याद आई, जिस तरह से तुम मुस्कुराते हो जब तुम्हें खाना पसंद आता है। तुम देर रात तक काम क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें अपने काम से प्यार है। उसने एक संगीत पल के लिए रुका, अपनी खुद की स्वीकारोक्ति के लिए हिम्मत जुटाते हुए। मुझे एहसास हुआ कि मैं शादी से बहुत पहले ही तुमसे प्यार करने लगी थी, शायद बिना एहसास किए उन सभी छोटे छोटे पलों में जहां तुम बिना जरूरत के दयालु थे, जहां तुमने दिखाया कि तुम महंगे सूट के पीछे भी इंसान थे। राज ने अपनी आंखों में आंसू जलते हुए महसूस किए। शुद्ध भावना ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। जब तुमने मुझे खेल के दौरान चुंबन किया तो मुझ में कुछ जागृत हुआ, और उस रात बगीचे में जब हमने अपने डर साझा किए तो मुझे पता था कि मेरे दिल को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया और व्यापक रूप से मुस्कुराई। उसकी आंखों में उदासी की जगह चमकदार उम्मीद ने ले ली। राज अपनी कुर्सी से उठा और मेज के चारों ओर घूमा। प्रिया के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसे कॉफी शॉप में अन्य ग्राहकों की उत्सुक निगाहों की परवाह नहीं थी। उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। संगीत उसे ऐसी तीव्रता से देख रहा था जिसने बिना किसी फिल्टर या सुरक्षा के वह सब कुछ दिखा दिया जो वह महसूस करता था। प्रिया, मैं यह ठीक से करना नहीं जानता क्योंकि मैंने इसे कभी वास्तव में नहीं किया है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। मैं वह आदमी बनना चाहता हूं जिसकी तुम हकदार हो, जो तुम्हारी देखभाल करता है जैसे तुम दूसरों की देखभाल करती हो। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। क्या तुम मुझे वास्तव में तुमसे प्यार करने का अवसर दोगी? एक उधार लिए गए दिन के लिए नहीं, बल्कि आने वाले सभी दिनों के लिए? प्रिया सिसकी, जोर से सिर हिलाते हुए, जबकि आंसू उसके गालों पर बेरोकटोक बह रहे थे। हाँ, उसने फुसफुसाया और फिर और जोर से। हाँ, मैं तुम्हारे साथ कोशिश करना चाहती हूं। राज उठा, उसे धीरे से अपनी ओर खींचा और दिनों की जबरन दूरी में जमा हुई सभी भावनाओं के साथ उसे चुंबन किया। इस चुंबन में अभिनय जैसा कुछ भी नहीं था। यह शुद्ध, अवास्तविक और आशाजनक था। जब वे अलग हुए तो दोनों आंसुओं के बीच मुस्कुरा रहे थे, यह जानते हुए कि वे कुछ नया और डरावना
और अद्भुत शुरू कर रहे थे। संगीत उन्होंने बाकी की दोपहर उस कॉफी शॉप में सब कुछ और कुछ भी बात करते हुए बिताई। पहली बार बिना किसी भूमिका या उम्मीदों के एक दूसरे को वास्तव में जानते हुए। 2 साल बाद दोनों परिवारों की उपस्थिति में एक अंतरंग शादी में राज और प्रिया ने सच्चे प्यार से घिरे होकर शादी की। प्रिया की मां वहां खुशी से मुस्कुरा रही थी, अपनी बेटी को वास्तव में खुश देखने के लिए काफी समय तक जीवित रही थी। और जब उन्होंने कसम खाई तो दोनों जानते थे कि कभी कभी सही व्यक्ति के साथ सिर्फ एक अप्रत्याशित दिन पूरी जिंदगी के प्यार की शुरुआत बन सकता है। क्योंकि सच्चे प्यार को बस 2 दिलों की जरूरत होती है जो एक साथ कोशिश करने को तैयार हों। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना और अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें कि अपना दिल खोलने में कभी देर नहीं होती और सबसे अच्छी कहानियां तब शुरू होती हैं जब आप उनकी कम से कम उम्मीद करते हैं। भगवान आपके मार्ग को आशीर्वाद दें और आपको कोई ऐसा व्यक्ति भेजें जो आपके सबसे अंधेरे दिनों को रोशन करे, ठीक वैसे ही जैसे राज और प्रिया ने एक दूसरे को रोशन किया। अगली कहानी तक, हाँ।